लिन चांगकोंग को कमजोर आत्मा जड़ होने की वजह से करिंग्यून संप्रदाय में शामिल नहीं किया जाता, जिससे वह बहुत गुस्सा होता है क्योंकि 15 साल से दूसरी दुनिया में होने के बावजूद उसे कोई खास शक्ति नहीं मिली। लुओ किंगहान और किन हाओ, जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, बड़ों से कहते हैं कि शायद टेस्टिंग स्टोन में गलती हुई होगी। बाहरी बड़ा सोचता है कि ये दोनों 500 साल में एक बार मिलने वाली बेहतरीन आत्मा जड़ वाले हैं, इसलिए इन्हें नाराज नहीं कर सकता। वरिष्ठ बड़ा कहता है कि अब इनकी किस्मत अलग है और इन्हें दुनियावी रिश्ते छोड़ने होंगे। लुओ ऐलान करती है कि अगर लिन को प्रवेश नहीं मिला तो वह भी संप्रदाय ज्वाइन नहीं करेगी, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। किन भी कहता है कि अगर लिन नहीं आ सकते तो वह भी नहीं आएगा। आसपास के लोग कहते हैं कि ये दोनों एक बेकार इंसान के लिए अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। एक महिला बड़ी लुओ को डांटती है कि भावनाओं में आकर अपना भविष्य खराब मत करो। दूसरा बड़ा किन पर चिल्लाता है कि एक बेकार के लिए अमर होने का मौका खोना बेवकूफ़ी है। किन जवाब देता है कि लिन ने उसकी और किंगहान की जान राक्षसी जानवरों से बचाई थी। वरिष्ठ बड़ा सोचता है कि लिन का चरित्र और इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन प्रतिभा बड़ी बाधा है। लिन घुटनों पर बैठकर बड़ों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये दोनों अभी नासमझ हैं, उसकी प्रतिभा कमज़ोर है और वह खुशी से पहाड़ से नीचे जाने को तैयार है। वह दोनों को समझाता है कि उनकी प्रतिभा बहुत शानदार है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए। वह कहता है कि अगर वे जिद करेंगे तो तीनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। किन समझ जाता है और कहता है कि आगे चलकर लिन की प्रतिभा बदलने का तरीका ढूंढेगा। लुओ कहती है कि वह लिन की रक्षा करेगी। लिन दोनों को गले लगाता है और कहता है कि अब वह उन पर भरोसा करेगा। संप्रदाय मुखिया ऊपर से उनकी भावनाओं को देखकर प्रभावित होती है। लिन अकेला पहाड़ की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है कि अचानक उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उससे जुड़ जाता है। स्क्रीन पर 2 विकल्प आते हैं। पहले में तुरंत महान सम्राट साधना मिलती है, लेकिन स्तर हमेशा के लिए रुक जाता है। दूसरे में हर साल एक स्तर बढ़ता है बिना किसी सीमा के। लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि 15 साल के इंतजार के बाद जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था, तब सिस्टम आया। वह दोनों विकल्पों को सोचता है और दूसरा चुनता है क्योंकि इससे वह आगे चलकर सच में अजेय बन सकता है। सिस्टम पुष्टि करता है कि अगला स्तर 364 दिनों में होगा और लिन मुस्कुराते हुए नीचे जाता है कि अब उसके पास चीट सिस्टम है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नीचे जाते हुए अचानक आसमान में काली घटाएं और बिजली चमकती है। आसमान में बैंगनी रोशनी फटती है और सफ़ेद वस्त्रधारी संप्रदाय मुखिया और 4 महान बड़े कमल और बादलों पर नीचे उतरते हैं। जमीन पर मौजूद बड़े और शिष्य जयकारे लगाते हैं। सब घुटनों पर बैठकर उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। संप्रदाय मुखिया जमीन पर आती है और लुओ से पूछती है कि क्या वह उसकी शिष्या बनना चाहती है। लुओ पूछती है कि क्या वही करिंग्यून संप्रदाय मुखिया हैं। एक बड़ा उस पर चिल्लाता है, लेकिन मुखिया उसे पीछे हटने को कहती है और पुष्टि करती है। लुओ शर्त रखने लगती है, लेकिन लिन आकर उसे रोकता है और समझाता है कि संप्रदाय मुखिया की शिष्या बनना बहुत बड़ी किस्मत है। लुओ समझ जाती है और घुटनों पर बैठकर मुखिया को अपना गुरु मान लेती है। एक महान बड़ा किन के पास आता है और पूछता है कि क्या वह उसका शिष्य बनेगा। किन भी झुककर उसे गुरु मान लेता है। बड़ा किन को लेकर हवा में उड़ जाता है और मुखिया लुओ को बादलों पर ले जाने लगती है। लुओ पीछे मुड़कर लिन को देखती है और लिन उसे अच्छी तरह से साधना करने को कहता है। लिन उन दोनों के अच्छे भविष्य पर राहत की सांस लेता है। भीड़ में शिष्य चर्चा करते हैं कि लिन को पुस्तकालय में नौकर शिष्य बनाकर रखा गया है। शिष्य कहते हैं कि पुस्तकालय का नौकर बाहरी शिष्य से 100 गुना बेहतर है। लिन खुश होता है कि पुस्तकालय उसके लिए खजाना है। एक बड़ा उसे कहता है कि मेरे साथ चलो और उड़ने की कला के जरिए पहाड़ पर ले जाता है। लिन पहली बार हवा में उड़कर बहुत उत्साहित होता है और पहाड़ों व झरनों का खूबसूरत नज़ारा देखता है। पहाड़ पर पहुंचकर बड़ा बताता है कि करिंग्यून संप्रदाय लाखों साल पुराना है, जिसे करिंग्यून पूर्वज ने बनाया था। बड़ा आगे कहता है कि समय के साथ संप्रदाय पतन का शिकार हो गया और अब वे सिर्फ पूर्वजों की विरासत संभाल रहे हैं। वे पूर्वज की बड़ी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और बड़ा बताता है कि पूर्वज बहुत ताकतवर और बेमिसाल पहलवान थे, जो सितारे तोड़ सकते थे और पहाड़ों को फाड़ सकते थे। बड़ा समझाता है कि संप्रदाय की बाकी शान इसी पूर्वज की विरासत को सुरक्षित रखने में है। बड़ा लिन को बताता है कि उसका कर्तव्य पुस्तकालय और पूर्वज की विरासत की सफाई और सुरक्षा करना है। लिन ध्यान से सुनता है। इसके बाद लियू बड़ा लिन को चमकते बुलबुले में हवा में ले जाते हुए बताते हैं कि पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण जगह है और आम नौकर शिष्यों को वहां नहीं भेजा जाता। वह बताते हैं कि संप्रदाय मुखिया ने उसे लुओ और कमज़ोर आत्मा जड़ की वजह से पुस्तकालय भेजा है। लिन सोचता है कि कमज़ोर आत्मा जड़ होने से संप्रदाय को डर नहीं कि वह किताबें चुराएगा, लेकिन समय के साथ प्रतिभा कोई समस्या नहीं रहेगी। लियू बड़ा नसीहत देते हैं कि जिन बड़ा की बात सुने, उतावला न हो और हर बात न पूछे।
लिन हाँ करता है। लियू बड़ा कहते हैं कि अब उन्हें लियू बड़ा कहें और उसे मुसीबत में काम आने के लिए एक पत्थर की पट्टी देते हैं। वह उसे पहला काम देते हैं। लिन शुक्रिया कहता है। लियू बड़ा मन में सोचता है कि हालांकि लिन की जड़ सामान्य है, लेकिन इसके पीछे 500 साल में एक बार आने वाली प्रतिभाशाली लुओ है, जिसने इसके लिए अमर मौका तक छोड़ने का सोचा था। इसीलिए इसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना जरूरी है। वह सोचता है कि लुओ 90% संभावना से युआनयिंग पूर्वज बन सकती है, जबकि संप्रदाय का सबसे ताकतवर अभी कम स्तर पर है। इसलिए उसे कुछ देना और अच्छी बातें करना बिना नुकसान के फायदेमंद है। वे पहाड़ के पास पहुंचते हैं और लियू बड़ा बताते हैं कि तैरते द्वीपों पर बड़े और शिष्य ध्यान करते हैं, बिना वजह वहां न जाएं। आंगन में उतरने पर बाकी शिष्य बिना किसी साधना के लिन को लियू बड़ा के साथ देखकर हैरान होते हैं और फुसफुसाते हैं। कमरे के अंदर जिन बड़ा के पास पहुंचकर लियू बड़ा बताते हैं कि संप्रदाय मुखिया के कहने पर लिन को पुस्तकालय में नौकर लगाया गया है। जिन बड़ा सुनकर कहते हैं कि मुखिया का फैसला अनोखा है और वह लिन को पीछे के पहाड़ की पुस्तक शाखा में भेजने का सुझाव देते हैं। लियू बड़ा हैरान होता है। जिन बड़ा बताते हैं कि लियू बड़ा वहां 200 साल से अकेले हैं और अब बुढ़ापे की वजह से तीसरी मंजिल की सफाई नहीं कर पाते। जिन बड़ा बताते हैं कि पहले के नौकरों को निकाल दिया गया था। लियू बड़ा कहते हैं कि आखिरी नौकर को आध्यात्मिक रोशनी से बाहर फेंक दिया गया था और वह आधे महीने तक बिस्तर पर रहा। लेकिन लियू बड़ा कहते हैं कि लिन संप्रदाय मुखिया का चुना हुआ है, इसलिए लियू बड़ा उनका लिहाज करेंगे और उसे पुस्तक शाखा भेजने पर राजी हो जाते हैं। लियू बड़ा लिन को बताते हैं कि लियू बड़ा पीछे के पहाड़ पर रहते हैं। मिजाज अजीब है लेकिन बुरे नहीं हैं, उन्हें गुस्सा न दिलाएं। लियू बड़ा पूछते हैं कि फर्श साफ करना, किताबों और जड़ी बूटियों की देखभाल करने का काम मुश्किल है, क्या वह कर सकेगा? लिन शुक्रिया कहकर तैयार हो जाता है। लिन मन में खुश होता है कि जितनी शांति होगी उतना अच्छा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लियू बड़ा कहते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लियू बड़ा और लिन पहाड़ी रास्ते और जंगल से होते हुए पुस्तक शाखा की तरफ चलते हैं। पुस्तक शाखा के आंगन में पहुंचते हैं, जहां 200 साल से रहने वाले लियू बड़ा कुर्सी पर लेटे हैं। लियू और जिन बड़ा आकर उन्हें झुकते हैं। लियू बड़ा उन्हें छोटे नामों से बुलाते हैं और कहते हैं कि बकवास मत करो, जो काम है जल्दी बोलो और मेरी शांति खराब मत करो। जिन बड़ा बताते हैं कि वे एक शिष्य लाए हैं जो पुस्तक शाखा की सफाई और नौकरी करेगा। लियू बड़ा कहते हैं कि जब मना किया था तो क्यों लाए? लियू बड़ा कहते हैं कि संप्रदाय मुखिया ने उनकी मेहनत देखकर भेजा है। लियू बड़ा सोचते हैं कि यह तो साधना के पहले स्तर पर भी नहीं है, फिर भी मुखिया ने भेजा। फिर वह उसे रखने पर राजी हो जाते हैं और बाकी दोनों को जाने को कहते हैं। लियू बड़ा लिन को अच्छे से काम करने की नसीहत देता है और फिर वहां से चला जाता है। लियू बड़ा लिन को रोकते हैं और कहते हैं कि बगल के कमरे में रहो और फिर आकर जमीन पर झाड़ू लगाओ। लिन हाँ कहता है। लियू बड़ा निर्देश देते हैं कि जो न पूछना हो मत पूछो, जो न देखना हो मत देखो, अपना काम करो तो सुरक्षित रहोगे। लिन बात मान लेता है। लिन अपने कमरे में जाकर बैठता है और सिस्टम एक्टिवेट करता है। सिस्टम के जरिए वह स्तर बढ़ाता है और साधना के पहले स्तर पर पहुंच जाता है। सिस्टम उसे इनाम में तलवारबाजी और कुश्ती की किताबें देता है। लिन एक्स्ट्रा इनाम पर खुश होता है। बाहर लियू बड़ा उसके कमरे से आने वाली ऊर्जा को महसूस करते हैं। लिन बाहर आता है और बड़ा पूछते हैं कि क्या तुम पहले स्तर पर पहुंच गए? लिन बहाना बनाता है कि यहाँ ऊर्जा ज्यादा थी तो हो गया। फिर वह झाड़ू उठाता है। लियू बड़ा सोचते हैं कि यह झाड़ू ज्वांटी बांस की बनी है जिसे तीसरे स्तर से ऊपर वाले उठा सकते हैं, लेकिन यह पहले स्तर पर ही आसानी से उठा रहा है। यह लड़का दिलचस्प है। लिन झाड़ू लगाते हुए सोचता है कि पहले स्तर पर पहुंचकर भी अभी उपवास वाली अवस्था नहीं आई, खाना तो पड़ेगा। फिर वह बड़े से खाना पूछता है। लियू बड़ा कहते हैं कि मैं 200 साल से उपवास पर हूँ, इस पुस्तक शाखा में खाना कहाँ से मिलेगा? लिन हैरान रह जाता है। एक बुजुर्ग बड़ा जिन फेंग गिल्ड के सामने खड़े हैं और उनकी ताकत पूरे जंगल और पहाड़ों में फैल रही है। वह लिन चांगकोंग के सामने एक मरी हुई जंगली मुर्गी फेंकते हैं और उसे खाने को कहते हैं। लिन सोचता है कि 15 साल पहले ब्लू स्टार से इस साधना दुनिया में आया था और अब मुर्गी पका रहा है। वह मुर्गी साफ करके मिट्टी के चूल्हे पर सूप बनाता है और बड़े के सामने पेश करता है। बड़ा कहते हैं कि उन्होंने 200 साल से खाना नहीं खाया और लिन को खुद खाने को कहते हैं। लिन हैरान होता है कि यह आम बूढ़ा 200 साल से बिना खाए रहता है और इतना बड़ा मास्टर है। बड़ा चिकन सूप की खुशबू से ललचाने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में इतना मज़ेदार है। लिन उन्हें चिकन लेग के साथ सूप देता है और बड़ा 200 साल बाद खाने का स्वाद याद करके उसे बहुत लजीज पाते हैं। लिन कहता है कि वह उनके लिए रोज़ पका सकता है। बड़ा और बाउल मांगते हैं और खाने का मजा लेते हैं। फिर लिन को पसंद करते हुए उसे पुस्तक शाखा के बड़े दरवाजे पर ले जाते हैं। लिन अंदर विशाल इमारत और किताबें देखकर दंग रह जाता है। बड़ा समझाते हैं कि पहली मंजिल पर साहित्य, कविता, गद्य और इतिहास की किताबें हैं।
इतिहास से उतार चढ़ाव समझ आता है और साहित्य से दिल की सफाई होती है। वे कहते हैं कि अगर दिल मजबूत न हो तो साधना कैसी। दूसरी मंजिल पर खगोल, भूगोल और प्रकृति के नियमों की बुनियादी जानकारी है। प्रकृति के नियम समझे बिना स्वर्ग के मार्ग को नहीं समझा जा सकता। तीसरी मंजिल पर ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनियां और क्षेत्रीय भूगोल की किताबें हैं। चौथी मंजिल पर तंत्र, ताबीज, रसायन, दवा और औजारों की किताबें हैं। बड़ा कहते हैं कि ऊंची इमारत के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। पांचवी मंजिल पर दर्शन, मार्शल आर्ट, विचार और यात्रा वृत्तांत हैं, जो साधना, दुनिया और इंसानी दिल के सिद्धांत समझाते हैं। बड़ा बताते हैं कि अक्सर लोग किताबों के भंडार को पुस्तक शाखा से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और बुनियादी किताबों को बेकार समझते हैं। वे ऐसे लोगों को कम समझ वाला कहते हैं और बताते हैं कि 200 साल में उन्होंने बहुत प्रतिभाशाली लोगों को कमजोर नींव की वजह से नाकाम होते देखा है। बुनियादी जानकारी न होने से लोग ऊर्जा भटकाव का शिकार होते हैं, इसलिए पुस्तक शाखा और किताबों का भंडार दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। बड़ा कहते हैं कि ये किताबें तुरंत स्तर नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन रास्ते की गलतियों से बचाएंगी और जीवित रहने के चांस बढ़ाएंगी। वे नियम बताते हैं कि लिन किताबें पढ़ सकता है, लेकिन खराब नहीं करेगा, वापस जगह पर रखेगा और हर 5 दिन में सफाई करेगा। बाकी जगह जादुई व्यवस्था से साफ रहती है और बाकी समय वह आज़ाद है। लिन झुककर शुक्रिया करता है और पुस्तक शाखा में आने को अपना बड़ा नसीब मानता है। सफाई और किताबों के सारे नियम मानने का वादा करता है। वह कहता है कि अगर बड़ा को कोई छोटा काम या दौड़ भाग करवानी हो तो बताएं और अपना परिचय देता है। बड़ा मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम समझ गए, यह अच्छी बात है। लिन कॉरिडोर में झाड़ू लगाता है, बड़ा को खाना पेश करता है और पुस्तक शाखा में जमीन पर बैठकर पुरानी किताबें ध्यान से पढ़ता है। रात के वक्त जंगल में वह तलवारबाजी की पहली परत का अभ्यास करता है। वह तलवार निकालता है और सोचता है कि यह धीमी है या उसका एहसास सही नहीं आ रहा। वह सोचता है कि किस्मत काटने की बात अभी दूर है, पहले पहली परत में माहिर होना है। ऊंची चट्टान पर बैठा बड़ा उसे देख रहे हैं और सोचते हैं कि यह तलवारबाजी बुनियादी तलवार चलाने का अंतिम रूप है। अगर इसे अत्यंत माहिर किया जाए तो यह पौराणिक स्तर तक पहुंचा सकती है। लिन सोचता है कि दिन में सफाई और रात में तलवार अभ्यास से उसकी जिंदगी सरल है। किताबों से उसे पता चला कि इस दुनिया में 36 क्षेत्र हैं और कहिंग्युन संप्रदाय एक निचले स्तर के क्षेत्र में है। वह समझता है कि बिना ताकत के बाहर जाना मौत को न्योता है, इसलिए पहले चुपचाप मजबूत बनना होगा ताकि एक दिन वह इस दुनिया को नाप सके। वह तलवार का अभ्यास जारी रखता है। इस बीच लुओ किंघान लिन दागे पुकारती हुई आती है और बताती है कि वह साधना के 7वें स्तर पर पहुंच गई है और संप्रदाय मुखिया के साथ आई है। लिन हैरान होता है कि इतनी जल्दी 7वें स्तर पर पहुंच गई। किंघान शिकायत करती है कि मास्टर ने उसे सिर्फ आधा दिन दिया है और जब तक नींव स्थापना न कर ले बाहर नहीं आने देंगे। लिन उसे समझाता है कि संप्रदाय मुखिया उसकी भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि साधना दुनिया खतरनाक है। नींव स्थापना के बाद वह बाहर आ सकती है। किंघान कहती है कि नींव स्थापना में बहुत समय लगेगा, लेकिन लिन उसे ढांढस देता है कि उसके पास बेहतरीन आत्मा जड़ है और उसने 3 दिन में 7वां स्तर कर लिया तो नींव स्थापना में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह उसे अच्छी तरह साधना करने और मजबूत बनने को कहता है ताकि आगे चलकर वह उसकी रक्षा कर सके। किंघान कहती है कि वह लिन की रक्षा करना चाहती है और लिन उसके सिर पर प्यार से हाथ रखता है। फिर किन्हाओ आता है और बताता है कि वह भी साधना के स्तर पर पहुंच गया है और उसके मास्टर ने उसकी नींव की तारीफ की, लेकिन वह वापस जाकर एकांत साधना में चला जाएगा और नींव स्थापना तक बाहर नहीं आएगा। तीनों लियू बड़ा के पास जाते हैं जो पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं और लिन कहता है कि वह सबके लिए खाना बनाना चाहता है। लियू बड़ा आंखें खोलकर दोनों बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये 11-12 साल के बच्चे साधना के स्तर पर पहुंच चुके हैं और इनकी प्रतिभा बहुत उच्च है। फिर वह खाना बनाने की इजाज़त देते हैं। रसोई में खाना पकने की तैयारी होती है। लिन मांस और सब्जियां काटता है। किन्हाओ चूल्हे की आग संभालता है और पूछता है कि आग ज्यादा तो नहीं। किंघान सब्जी दिखाकर पूछती है कि कितना पतला काटना है। वह मशरूम की खुशबू सूंघकर कहती है कि बहुत मज़ेदार लग रहा है और पूछती है कि क्या तैयार है। लिन उसे छोटी लालची बिल्ली कहकर हंसाता है और कहता है कि अभी कच्चा है, थोड़ा इंतजार करो। फिर खाना बाहर ले जाता है। सब मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। किंघान लिन के हाथ के खाने की तारीफ करती है और लियू बड़ा भी मशरूम सूप पीते हुए उसके खाना पकाने के टैलेंट की तारीफ करते हैं। किंघान बताती है कि उसके मास्टर सख्त हैं, लेकिन उनका ख्याल रखते हैं। खाने के बाद दोनों लिन से रुखसत होते हैं और किन्हाओ कहता है कि वह जल्दी नींव स्थापना करके वापस आएगा।
लिन उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना ख्याल रखने और अच्छी तरह अभ्यास करने को कहता है। दोनों चले जाते हैं और लिन दरवाजे पर खड़ा सोचता है कि अलविदा कहते वक्त उसे अजीब एहसास क्यों हुआ, जैसे इन दोनों के पास कोई बहुत बड़ा रहस्य हो। वह अपना सिस्टम एक्टिवेट करके दोनों को स्कैन करता है। किंघान के पैनल पर दिखता है कि उसके पास 9 छिद्रों वाला विशिष्ट हृदय है जो अभी जागृत नहीं हुआ और उसके अंदर एक सोती हुई आत्मा है। लिन हैरान रह जाता है कि यह तो एक क्लासिक मुख्य पात्र का सेटअप है। फिर वह किन हाओ की स्थिति देखता है जिसमें उसकी अमर हड्डी बचपन में निकाल दी गई थी, लेकिन फिर भी उसके पास बेहतरीन आत्मा जड़ है और उसके अंदर एक जागृत प्राचीन आत्मा मौजूद है। लिन हैरान होता है कि उसके दोनों छोटे भाई बहन इतने ताकतवर किरदार हैं। वह गांव से संप्रदाय तक के सफ़र को याद करता है जहां रास्ते में जंगली भेड़िए और खतरे थे, लेकिन हर बार वे सुरक्षित निकलते थे। पहले वह सोचता था कि यह उसकी अच्छी किस्मत थी, लेकिन अब समझता है कि खतरे के वक्त इन दोनों के अंदर छुपी हुई ताकतवर आत्माओं ने चुपचाप उनकी मदद की थी। वह उनका शुक्रगुजार होता है और संकल्प करता है कि अगर भविष्य में उसकी साधना कामयाब हुई तो वह इन दोनों की ज़रूर रक्षा करेगा। लिन अपने सिस्टम के बारे में सोचता है कि वह हर साल सिर्फ एक स्तर बढ़ा सकता है। शुरुआत में वह दोनों से बहुत धीमा होगा क्योंकि उन्हें नींव स्थापना में 1 से 2 साल लगते हैं, जबकि लिन को 10 साल लगेंगे। लेकिन बाद में साधना बहुत मुश्किल हो जाती है और प्रतिभाशाली लोगों को भी 100 साल लग जाते हैं, जबकि लिन के लिए हर साल बिना किसी रुकावट के 1 स्तर बढ़ना निश्चित है। वह पुस्तकालय के बड़े दरवाजे खोलकर अंदर जाता है और साधना के स्तरों के बारे में बताता है। साधना, नींव स्थापना, गर्भ, सुनहरी गोली, आत्मा अंडाणु, शरीर रूपांतरण आदि। हर बड़ा स्तर 9 छोटे स्तरों में बंटता है: सामान्य, निम्न, मध्यम, उच्च और बेहतरीन। बेहतरीन जड़ वाले 1 से 2 साल में नींव स्थापना पहुंच जाते हैं, जबकि सामान्य जड़ बिना सिस्टम के नींव स्थापना तक नहीं पहुंच सकती। लिन कागज पर लिखता है कि इस हिसाब से 10 साल में नींव स्थापना, 20 साल में गर्भ, 30 साल में सुनहरी गोली, 40 साल में आत्मा अंडाणु और 50 साल में शरीर रूपांतरण हो जाएगा। 50 साल बाद उसकी उम्र सिर्फ 8 साल होगी, बिना किसी रुकावट या भाग्य की जरूरत के। वह कागज को मोड़कर कूड़ेदान में फेंक देता है और फैसला करता है कि वह चुपचाप और आराम से जिंदगी गुजारेगा ताकि एक दिन दुनिया के शीर्ष पर पहुंच सके। 2 साल बाद लिन आंगन में झाड़ू लगाता है, पुस्तकालय में किताबें पढ़ता है, रात को चांद की रोशनी में तलवार चलाता है और हर साल एक स्तर आगे बढ़ता है। एक दिन किताब पढ़ते वक्त उसे किसी के आने की आवाज़ आती है और वह खुशी से बाहर भागता है। किंघान और किन हाओ उसे मिलने आते हैं और लिन देखता है कि दोनों नींव स्थापना पहुंच चुके हैं और लंबे हो गए हैं। किंघान एक थैली निकालती है जिसमें गोलियां, हथियार, ताबीज़ और खजाने होते हैं जो उसने खास लिन के लिए चुने हैं। लिन कहता है कि ये बहुत कीमती हैं और उन्हें खुद रखना चाहिए, लेकिन किंघान जिद करती है कि अगर लिन ने नहीं लिए तो वह उससे बात नहीं करेगी। किन हाओ भी कहता है कि लिन सही कह रहे हैं, उन्होंने अभी नींव स्थापना की है तो बाकी चीज़ें उन्हें अपनी साधना के लिए रखनी चाहिए, इसलिए किंघान मान जाती है। 8 साल बाद लिन 23 साल का हो चुका है और साधना के 9वें स्तर पर है, नींव स्थापना से सिर्फ 1 कदम दूर। वह आंगन में तलवार अभ्यास कर रहा होता है कि किंघान सफ़ेद वस्त्र में दौड़ती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है। लिन याद करता है कि 8 साल पहले यह छोटी बच्ची उसकी गोद में रोती थी और अब इतनी बड़ी हो गई है। अचानक सिस्टम की चेतावनी आती है कि खाली जगह में 2 बहुत ताकतवर आत्माएं छुपी हुई हैं। लिन डरकर रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि सिर्फ गले लगाने पर इनके अंदर की ताकतवर आत्माएं उसे खत्म कर सकती थीं। वह किंघान से पूछता है कि क्या उसने गर्भ स्तर पार कर लिया है। किंघान खुशी से बताती है कि वह गर्भ के पहले स्तर पर पहुंच गई है और किन हाओ भी गर्भ पार कर चुका है पर मिशन पर गया हुआ है। लिन सोचता है कि 8 साल में वह छोटी लड़की अब गर्भ स्तर की अद्वितीय प्रतिभा बन चुकी है और उसके मास्टर ने उसकी बहुत तारीफ की। लिन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि चलो आज पहाड़ों में चलकर उसके लिए कुछ मज़ेदार खाना ढूंढते हैं। किंघान खुशी से राजी हो जाती है और दोनों बातें करते हुए पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। लिन, चांगकोंग और लुओ किंघान पहाड़ों से मुर्गियां पकड़कर पुस्तक शाखा के पास खाना पकाने आते हैं। किंघान सब्जी काटने का तरीका पूछती है और लिन उसे टुकड़ों में काटने को कहता है। हांडी से खुशबू आती है तो किंघान चखना चाहती है, लेकिन लिन कहता है कि अभी पका नहीं है। फिर दोनों लियू बड़ा के साथ मिलकर मेज पर शानदार खाना खाते हैं। किंघान पूछती है कि लिन कौन सी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। लिन बताता है कि यह आसमान काटने वाली तलवार चलाने की कला है। जब वह तलवार चलाता है तो किंघान उसकी गति देखकर हैरान होती है। लिन बताता है कि उसने 8 साल हर रात इसका अभ्यास किया है। किंघान उसकी मेहनत की तारीफ करती है और खुद भी तलवार चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कहती है कि यह लिन जितनी तेज नहीं है। लिन उसकी पहली कोशिश की तारीफ करता है और किंघान उसे दोबारा दिखाने को कहती है।
रात के वक्त दोनों साथ बैठते हैं और किंघान बताती है कि एक किताब के अनुसार राक्षसी जानवर नमक से डरते हैं। किंघान लिन को बताती है कि उसे अब वापस जाना पड़ेगा और वह वादा करती है कि गर्भ स्तर के 5वें स्तर तक पहुंचकर वह ज्यादा मिलने आएगी। फिर हवा में उड़ती हुई चली जाती है। उड़ते हुए वह सोचती है कि गर्भ के 5वें स्तर तक पहुंचकर वह लिन के साथ ज्यादा समय गुजार सकेगी। उसकी गुरु की आवाज आती है जो उसे कहती है कि उसके पास 7 खजानों वाला हृदय है और उसे अपना समय साधना पर लगाना चाहिए, न कि एक सामान्य प्रतिभा वाले लिन पर। किंघान जवाब देती है कि लिन बेकार नहीं है बल्कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वह ताकतवर बनकर लिन के लिए खजाने ढूंढेगी ताकि उसका शरीर बदल सके। गुरु आह भरती है कि यह लड़की कितनी जिद्दी है जबकि वह लड़का सामान्य आत्मा जड़ वाला है। किंघान कहती है कि वह गुरु की बात मानती है और मेहनत से अभ्यास करेगी, लेकिन लिन के बारे में उसके दिल में फैसला साफ है। गुरु कहती है कि लड़की उसके सोचने से ज्यादा जिद्दी है। किंघान संप्रदाय के चौक में उतरती है जहां शिष्य आपस में बातें कर रहे हैं कि वह आज पुस्तक शाखा गई थी। श्री वरिष्ठ भाई आकर उससे मिलता है और पूछता है कि वह इतनी देर से क्यों आई और कहाँ गई थी। वह उसे 1000 साल की ठंडी जेड पेंडेंट उपहार देता है और कहता है कि यह उसकी ठंडी तकनीक के लिए फायदेमंद है। आसपास के शिष्य कहने लगते हैं कि यह बहुत कीमती खजाना है और श्री वरिष्ठ भाई की पृष्ठभूमि और प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन किंघान उपहार लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि वह यह कीमती चीज़ नहीं ले सकती। फिर वह साधना के लिए चली जाती है। शिष्य हैरान होते हैं कि उसने इनकार कर दिया और श्री वरिष्ठ भाई कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह इस उपहार को संप्रदाय मुखिया की चोटी पर रख देगा ताकि वह जब चाहे ले सके। बाद में कॉरिडोर में अकेले चलते हुए वह गुस्से से कहता है कि किंघान अभी भी उस गांव वाले बेकार लिन को नहीं भूली। वह सोचता है कि लिन 8 साल से पुस्तक शाखा से बाहर नहीं निकला और अगर वहां वह बूढ़ा राक्षस न होता तो वह उसे कब का मार चुका होता। वह गुस्से में मुट्ठी भींचता है जिससे खून निकलने लगता है और सोचता है कि जब तक लिन जिंदा है किंघान के दिल में उसकी जगह नहीं बनेगी। वह सोचते हुए आगे बढ़ता है कि लियू बड़ा के होते हुए वहां हमला करना मुश्किल है, इसलिए उसे लिन को पुस्तक शाखा से बाहर निकालने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। रात के वक्त लिन पुस्तक शाखा के बाहर तलवार अभ्यास कर रहा होता है और लियू बड़ा पास बैठे होते हैं। तभी संप्रदाय मुखिया सुलुओक्सिया नकाब पहने वहां आती है। लिन और लियू बड़ा उन्हें प्रणाम करते हैं। सुलुओक्सिया कहती है कि वह लिन से बात करने आई है और लियू बड़ा वहां से हट जाते हैं। वह लिन को अपने साथ आने को कहती है। चट्टान पर पहुंचकर वह लिन को चेतावनी देती है कि वह किंघान से दूर रहे क्योंकि उसकी प्रतिभा बहुत उच्च है और वे दोनों 2 अलग दुनिया के लोग हैं। वह कहती है कि उसे वहां रहने देना ही एक बड़ा एहसान है और चेतावनी देती है कि अगर उसने किंघान के लिए कोई गलत इरादा रखा तो बुरा होगा। लिन प्रणाम करके कहता है कि वह समझता है और किंघान से दूर रहेगा ताकि उसकी साधना में रुकावट न बने, लेकिन वह यह भी कहता है कि किंघान का अपना रास्ता है जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। सुलुओक्सिया चली जाती है और लिन अपने दिल में कहता है कि वह आज की बात याद रखेगा। बिना ताकत के इंसान दूसरों की नज़रों में कीड़ा होता है। लिन सोचता है कि वह 12 साल से रोज रात को तलवार अभ्यास कर रहा है और आज उसकी तलवारबाजी की पहली परत आखिरकार पूर्णता पर पहुंच गई है। वह बताता है कि आम लोग साधना के 9 स्तरों तक जाते हैं, लेकिन सिस्टम उसे हर स्तर में 3 अतिरिक्त स्तर देता है। इसलिए वह 12 साल में साधना के 12वें स्तर तक पहुंचकर स्तर बढ़ाने वाला है। वह नींव स्थापना स्तर पर पहुंच जाता है और सिस्टम उसकी नसों और ऊर्जा केंद्र को बड़ा कर देता है। वह नींव स्थापना के पहले स्तर पर पहुंच जाता है और उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। वह महसूस करता है कि सिस्टम के अनुसार उसका पहला स्तर सामान्य प्रतिभा वालों के नींव स्थापना के 9वें स्तर के बराबर है। सिस्टम उसे नींव स्थापना पर पहुंचने पर बोनस इनाम के तौर पर ऊर्जा छुपाने की विधि देता है। लिन कहता है कि यह छुपाने की विधि सही समय पर मिली है, क्योंकि अगर वह बिना किसी छुपावन के रोज स्तर बढ़ाता तो संप्रदाय मुखिया और दूसरों को शक होता। वह छुपाने की तकनीक को सक्रिय करता है और 12 साल की मेहनत के बाद आम इंसान से सच्चा साधक बन जाता है। वह बताता है कि इस छुपाने की विधि की 3 परतें हैं। अभी पहली परत सीखी है, लेकिन 3 स्तर से ज़्यादा ऊंचे स्तर वाले ही उसकी असली साधना देख सकते हैं। वह बताता है कि संप्रदाय मुखिया सुलुओक्सिया की असली स्थिति गिरकर सुनहरी गोली के शिखर पर आ चुकी है, इसलिए वह और उससे नीचे के सभी साधक उसे सिर्फ साधना के 9वें स्तर पर ही देख सकेंगे। लिन अपनी छुपाने की विधि के बारे में सोचता है और बताता है कि उसकी पहली परत पूरी हो चुकी है और उसकी असली साधना नींव स्थापना के पहले स्तर पर है। रात के वक्त लियू बड़ा बाहर कुर्सी पर बैठे होते हैं। लिन बाहर आता है तो लियू बड़ा उससे पूछते हैं कि वह वापस आ गया और लिन उनका हालचाल पूछता है। लियू बड़ा उसे घोर से देखते हैं और कहते हैं कि उसकी आभा अभी साधना के 9वें स्तर जैसी लगती है, लेकिन कुछ अलग है। लिन 12 साल तक मार्गदर्शन देने पर लियू बड़ा का शुक्रिया अदा करता है। वह कमरे में जाकर थैली से दवाई की बोतलें निकालता है और बताता है कि ये किंघान और किन हाउ ने भेजी हैं और उसकी तलवारबाजी की पहली परत पूरी हो चुकी है।
वह सोचता है कि किंघान को संप्रदाय मुखिया ने एकांत साधना में भेज दिया है और वह 4 साल से नहीं आई, जबकि किन्हाओ कभी कभार मिलने आता है। फिर वह जमीन के नीचे से एक लकड़ी का बक्सा निकालता है। वह बक्सा खोलकर तंत्र और ताबीज की किताबें और सामग्री निकालता है। 12 साल की पढ़ाई के बाद वह एक संचार ताबीज बनाने की कोशिश करता है ताकि अपने गांव में अपनी मां को संदेश भेज सके। वह जेड की पट्टी पर नक्काशी शुरू करता है और सोचता है कि उसे बस एक साधारण संदेश भेजना है कि गांव में सब सुरक्षित हैं। नक्काशी के दौरान ऊर्जा के गलत नियंत्रण से जेड की पट्टी टूट जाती है और पहली कोशिश विफल हो जाती है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास काफ़ी समय है। वह देखता है कि बुनियादी संचार ताबीज सिर्फ कुछ 10 मील तक जा सकता है, जो उसके गांव के लिए काफ़ी नहीं है। वह किताब में आध्यात्मिक तितली संचार के बारे में पढ़ता है, जो बिना किसी आभा के हजारों मील दूर जा सकती है। लिन सफेद जेड से आध्यात्मिक तितलियां बनाना शुरू करता है और बताता है कि यह तितली 1 महीने में गांव पहुंच जाएगी, लेकिन सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। तितली तैयार हो जाती है, लेकिन वह सोचता है कि रास्ते के खतरों से बचने के लिए सिर्फ एक तितली काफ़ी नहीं है। वह 3 जेड तितलियां तैयार करके खिड़की पर रखता है और अपनी उंगली से उनके अंदर अपनी मां के नाम, संदेश, अपनी खैरियत और किंघान व किन्हाओ का जिक्र डालता है। तीनों चमकती आध्यात्मिक तितलियां खिड़की से निकलकर चांद की रोशनी में गांव की तरफ उड़ जाती हैं। लिन कमरे में बैठकर हिसाब लगाता है कि तितलियों को आने जाने में 2 महीने लगेंगे और तीनों में से कम एक जरूर सुरक्षित पहुंच जाएगी। फ्लैशबैक में उसकी नश्वर मां दिखाई देती है और लिन याद करता है कि मां ने कितनी मेहनत से उसे पाला था। साधना दुनिया के खतरों से बचने के लिए उसने 12 साल कोई खत नहीं भेजा था और अब वह सुकून से सो जाता है। बांस के जंगल में दिन के वक्त लिन तलवार अभ्यास कर रहा होता है और अचानक रुककर देखता है। वापस आई हुई चमकती सफ़ेद तितलियां उसके हाथ पर बैठती हैं और उसकी मां की आवाज़ आती है कि उसे खत मिल गया है और वे बिल्कुल ठीक हैं। मां के संदेश में बताया जाता है कि किंघान की दादी और किन्हाओ के दादा बहुत खुश हैं और वह लिन को दिल लगाकर साधना करने को कहती हैं। तितली से किंघान के छोटे भाई की आवाज़ आती है, जो कहता है कि जब उसकी बहन वापस आए तो उसे भी साधना सिखाए, और वह लिन को मेहनत करने को कहता है। लिन हवा में तलवार चलाता है, जबकि गांव के बुजुर्ग की आवाज़ आती है जो तीनों की खैरियत की दुआ करते हैं। लिन तितलियों को हाथ में पकड़कर मुस्कुराता है और कहता है कि घर पर सब खैरियत से हैं, यह काफ़ी है। वह तितलियों को अपने हाथ में समेट लेता है और दिल में मां को कहता है कि जब उसकी साधना नींव स्थापना के 9वें स्तर या गर्भ स्तर तक पहुंच जाएगी तभी वह वापस आएगा। वह जंगल में तलवार चलाता है और सोचता है कि नींव स्थापना के 9वें स्तर के लिए 8 साल और गर्भ के लिए 12 साल लगेंगे और वह हर साल तितली से संदेश भेजता रहेगा। दृश्य बदलता है और संप्रदाय के आंतरिक द्वार टूर्नामेंट का मैदान दिखाई देता है, जहां शिष्यों की लड़ाई हो रही है और लोग जयकारे लगा रहे हैं। 21 साल बीत चुके हैं। लिन बांस के जंगल में तलवार अभ्यास करता है और उसके अंदर से प्रकाश की किरण निकलती है। वह सोचता है कि 21 साल पहले उसे बेकार कहा गया था, लेकिन अब उसकी असली साधना नींव स्थापना के 10वें स्तर तक पहुंच चुकी है। वह अपनी तलवार म्यान में डालता है और उसकी तलवारबाजी की पहली परत बहुत पहले ही पूर्णता पर पहुंच चुकी होती है। एक बांस का पत्ता हवा से गिरता है और लिन बिना तलवार निकाले सिर्फ अपनी तलवार की इच्छा से पत्ते को 2 टुकड़ों में काट देता है। वह बांस के जंगल में चलता है और सोचता है कि उसने दोस्तों के दिए संसाधनों से अपनी सहायक कलाओं को बेहतर किया है और बाहर निकलने से पहले पूरी तैयारी जरूरी है। संप्रदाय के दूसरे शिष्य बातें करते हैं और हंसते हैं कि किंघान की शोहरत की वजह से पुस्तकालय के नौकर शिष्य लिन को लोग निशाना बना सकते हैं। लिन जानता है कि ल्यू बड़ा किंघान और किन्हाओ की वजह से वह सुरक्षित है, लेकिन उसे पता है कि कमजोरी ही मुसीबत की वजह बनती है और नींव स्थापना का 10वां स्तर भी अभी काफी नहीं है। ल्यू बड़ा लिन से पूछते हैं कि क्या वह आंतरिक द्वार टूर्नामेंट में अपने दोस्तों की लड़ाई देखने नहीं जा रहा, लेकिन लिन मना कर देता है और कहता है कि परिणाम पहले से पता है। ल्यू बड़ा हंसते हुए कहते हैं कि 21 साल की साधना के बावजूद किंघान और किन्हाओ का स्तर बाकी शिष्यों से बहुत आगे है और आखिरी मुकाबला उन्हीं के बीच होगा। वह बताते हैं कि उन्होंने 200 सालों में ऐसा ज़बरदस्त प्रतिभा नहीं देखी और सबसे अच्छी बात यह है कि वे दोनों लिन से सच्ची दोस्ती निभाते हैं। लिन सोचता है कि किंघान और किन्हाओ की साधना गर्भ स्तर के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है और वे सुनहरी गोली के करीब हैं। एक छोटा शिष्य दौड़ता हुआ आता है और लिन को अपनी मैच देखने के लिए बुलाता है, लेकिन लिन उसे प्यार से मना करके अच्छी तरह खेलने की हिदायत देता है। लिन चांगकों खड़ा सोचता है कि गांव छोड़े हुए 20 साल हो गए हैं और हर साल वह आध्यात्मिक तितली से घर संदेश भेजता था, जिससे उसकी मां की खैरियत का पता रहता था। वह उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता है और बताना चाहता है कि वह अच्छी तरह है, और किंघान और किन्हाओ का भी यही इरादा है। इसलिए उन्होंने पहले से तय किया था कि मुकाबला खत्म होते ही गांव के लिए रवाना होंगे। दृश्य बदलता है और आसमान में बने एक विशाल युद्ध मैदान में किंघान सफेद वस्त्र और बर्फीली तलवार के साथ और किन्हाओ काले वस्त्र और तलवार के साथ एक दूसरे के खिलाफ बहुत तीव्र तलवारबाजी कर रहे हैं।
शिष्य और बड़े मैदान के आसपास मुकाबला देख रहे हैं। शिष्य हैरान होते हैं कि किंघान की बर्फीली तलवार ने पूरे मैदान को जमने जैसा असर दिया है। ऊंची चोटी पर बैठे बड़े कहते हैं कि दोनों बच्चों की ताकत सुनहरी गोली के करीब है। अगर उन्होंने स्तर बढ़ा लिया तो बड़े भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तलवारें हवा में टकराती हैं और दोनों एक साथ रुक जाते हैं। वे जमीन पर उतरकर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और बिना जीत हार का फैसला किए मंच से बाहर चलने लगते हैं। शिष्य हैरान रह जाते हैं कि मुकाबला बीच में क्यों रोक दिया गया। एक वरिष्ठ बड़ा खड़ा होकर पूछता है कि किंघान और किन हाओ ने अभी जीत या हार का फैसला नहीं किया तो मैदान से नीचे क्यों आए। किंघान झुककर जवाब देती है कि उनका मुकाबला सिर्फ अपनी साधना जांचने के लिए था, जीत हार महत्वपूर्ण नहीं है। शिष्य उसकी बेफिक्री और अंदाज की तारीफ करते हैं। बड़े आपस में मशविरा करते हैं कि टूर्नामेंट का कोई न कोई परिणाम होना जरूरी है, इसलिए संप्रदाय मुखिया से फैसला लेने को कहते हैं। संप्रदाय मुखिया आसमान से उतरती है और फैसला सुनाती है कि चूंकि दोनों की ताकत बराबर है इसलिए दोनों को संयुक्त पहला स्थान दिया जाए। लेकिन किंघान इनकार करती है कि उसने यह मुकाबला नाम या शोहरत के लिए नहीं लड़ा, इसलिए पहला स्थान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। किन हाओ भी झुककर संप्रदाय मुखिया से कहता है कि उसने जीत हासिल नहीं की, इसलिए संयुक्त पहला स्थान लेना दूसरे शिष्यों के साथ अन्याय होगा। मुखिया उनके फैसले को कबूल कर लेती है। एक बड़ा पूरे मैदान के सामने ऐलान करता है कि चूंकि दोनों ने पहली स्थिति छोड़ दी है इसलिए इस बार टूर्नामेंट की पहली स्थिति खाली रहेगी। किंघान अपनी गुरु के दरबार में आती है और अपने पैतृक गाँव जाने की इजाजत मांगती है। गुरु इजाजत देती है और रास्ते में सावधानी बरतने का मशविरा देती है। किन हाओ अपने गुरु से मिलता है और गुरु उसे एक चमकती चीज देते हुए मजाक में कहते हैं कि यह लड़का हमेशा बाहर भागने की फिक्र में रहता है। आंगन में लिन झाड़ू लगा रहा होता है कि किंघान उड़कर आती है और उसे पीछे से जोर से गले लगा लेती है। वह कहती है कि बहुत दिन से लिन को नहीं देखा। लिन कहता है कि कल ही तो मिले थे, लेकिन वह कहती है कि कल भी एक दिन पहले था। फिर किन हाओ आंगन में आता है और लिन को प्रणाम करता है। तीनों कॉरिडोर में साथ चलते हैं। किंघान लिन को बताती है कि मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ और उन्होंने पहली रैंक छोड़ दी क्योंकि वह जरूरी नहीं था। लिन मुस्कुराता है और सोचता है कि 20 साल बाद भी ये दोनों पहले जैसे ही हैं, सिर्फ वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है। लिन पूछता है कि हम कब निकल रहे हैं। किंघान कहती है अभी निकल सकते हैं और किन हाओ भी राजी होता है। लिन कहता है ठीक है, अभी रवाना होते हैं। लिन आंगन में बैठे बुजुर्ग को झुककर प्रणाम करता है और बुजुर्ग कहते हैं जल्दी जाओ, जल्दी लौट आओ। फिर 21 साल पहले का ख्याल आता है कि जब वह हजारों मुश्किलों से यहाँ आया था, लेकिन उसकी आत्मा जड़ सामान्य होने की वजह से उसे नौकर बना दिया गया। 21 साल बाद भी वह नौकर है, लेकिन उसके दिल में सुकून है कि आखिरकार वह घर लौट रहा है। तीनों आसमान में उड़ रहे होते हैं कि पीछे से शी यिनचुआन अपनी तलवार पर उड़ता हुआ आता है। लिन पहचान लेता है कि यह उप संप्रदाय नेता का बेटा है जो पुस्तकालय में कई बार आया था और किंघान के बारे में पूछता था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे बुरी नीयत छिपी थी। किन हाओ गुस्से में अपनी तलवार पर हाथ रखता है और किंघान लिन का हाथ पकड़कर कहती है कि उस पर ध्यान मत दो, हम आगे चलते हैं। शी यिनचुआन का चेहरा गुस्से और नफरत से काला हो जाता है और वह सोचता है कि ये लोग खुद को क्या समझते हैं जो मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। और लिन पर गुस्सा होता है कि आखिरकार तू बाहर निकला, अब तुझे दोबारा संप्रदाय में वापस नहीं लौटने दूंगा। उसके पास एक बुजुर्ग प्रकट होता है जो उसका तीसरा चाचा है और कहता है कि इस बार उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, लेकिन उन्हें संप्रदाय से थोड़ा दूर जाने दो क्योंकि अभी वे संप्रदाय की सीमा के अंदर हैं जहां हमला करना सही नहीं है। शी यिनचुआन मान जाता है कि उन्हें थोड़ा आगे उड़ने दिया जाए। लिन सोचता है कि शी यिनचुआन खुद गर्भ स्तर के 5वें स्तर पर है, जबकि किंघान और किन हाओ गर्भ स्तर के 9वें स्तर पर हैं, लेकिन उनके साथ सुनहरी गोली स्तर का तीसरा चाचा है। लिन को पता है कि सुनहरी गोली स्तर के सामने किंघान और किन हाओ की जीत का कोई मौका नहीं और वह खुद नींव स्थापना के पहले स्तर पर है जो आसानी से मारा जा सकता है। किन हाओ पीछे देखकर कहता है कि पीछे वाला अभी तक पीछा कर रहा है। किंघान लिन का हाथ मजबूती से पकड़ती है और कहती है कि उस पर ध्यान मत दो, वह संप्रदाय के बाहर खुलकर कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन लिन को आसमान में एक छिपी हुई ताकतवर सुनहरी गोली स्तर की आभा महसूस होती है। किंघान भी उसे महसूस करती है और लिन का हाथ पकड़ लेती है। लिन समझ जाता है कि शी यिनचुआन का असली सहारा यह पीछे छिपा हुआ सुनहरी गोली स्तर का आदमी है और उसका मकसद उन सबको निशाना बनाना है। लिन सोचता है कि अच्छा हुआ उसने संप्रदाय छोड़ने से पहले कुछ तैयारियां की थीं, लेकिन खतरा इतनी जल्दी आएगा यह नहीं सोचा था। वह बचपन के दिन याद करता है जब गांव में पत्थर पर बैठकर आसमान में उड़ने के सपने देखता था। उसे याद है कि पुस्तक शाखा में 21 साल गुजारे जहां से सिर्फ खिड़की से शिष्यों को उड़ते देख सकता था और अब आखिरकार वह खुद इस खुले आसमान में उड़ रहा है। यह वह जिंदगी है जो वह जीना चाहता था।
किंघान खुश होकर लिन से कहती है कि इस बार वह बाहर ज्यादा समय गुजार सकती है और लिन के साथ सफर करके बहुत खुश है। लिन पूछता है कि क्या तुम्हारी गुरु कुछ नहीं कहेगी। किन हाओ बताता है कि 3 साल बाद करिंग्यू गुप्त स्थल खुलने वाला है। संप्रदाय के बड़े वहां जाएंगे और उन्हें भी वहां पहुंचना है, इसलिए दोबारा संप्रदाय लौटने की जरूरत नहीं, वहां सीधे संप्रदाय की टीम से मिल लेंगे। किन हाओ लिन को भी अपने साथ गुप्त स्थल चलने का न्योता देता है क्योंकि वहां मिलने वाले अवसर उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। और किंघान भी कहती है कि हम तीनों साथ होंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। लिन हिचकिचाता है कि उसकी साधना बहुत कम है, लेकिन किंघान मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं लिन दागे, किंघान आपकी हिफाजत करेगी। लिन हंसकर राजी हो जाता है और कहता है कि आगे देखते हैं। किंघान खुशी से कहती है कि 3 साल बाद हम तीनों साथ गुप्त स्थल जाएंगे। बादल के पार गांव है और लिन सोचता है कि 21 साल के लंबे अरसे बाद दोबारा मिलने का मौका सामने उनका इंतजार कर रहा है। वह पीछे देखता है और सोचता है कि किंघान और किन हाओ को नहीं पता कि पीछे आने वाला आदमी कितनी बड़ी समस्या है और उसे यह खतरा गांव तक नहीं ले जाना है, इसलिए कोई न कोई तरीका निकालना होगा ताकि इस दुश्मन से निपटा जा सके। शी यिनचुआन हवा में उड़ते हुए किंघान और किन हाओ के पास आता है, लेकिन वे दोनों उसे साफ चेतावनी देते हैं कि वह उनका पीछा न करे और वह बहाना बनाता है कि वह उनकी हिफाजत के लिए साथ चलना चाहता है। शी गुस्से में बोलता है कि इनकी इतनी हिम्मत। तब उसके तीसरे चाचा की आत्मा प्रकट होती है और कहती है कि ये गर्भ स्तर के बच्चे बहुत मगरूर हैं और वह चाहे तो एक हाथ से इन्हें खत्म कर सकता है। शी अपने चाचा को रोकता है कि अभी संप्रदाय की सीमा के अंदर हमला करना खतरनाक है, इसलिए वे तय करते हैं कि सीमा से बाहर किसी सुनसान जगह पर उन्हें अपमानित करके खत्म करेंगे। लिन, किंघान और किन हाओ बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं और लिन सोचता है कि दुश्मन उनका पीछा कर रहा है। उनकी उड़ान की गति शी से कम नहीं है, लेकिन अगर छिपा हुआ सुनहरी गोली स्तर का मास्टर सच में हमला करे तो भागना मुश्किल होगा। किंघान गुस्से में कहती है कि इस परेशान करने वाले शी को सीधा जान से मार देना चाहिए। लिन सोचता है कि यह लड़की कब से इतनी जालिम हो गई, जबकि किन हाओ भी उसकी बात से सहमत है। लिन उन्हें समझाता है कि अपने ही संप्रदाय के आदमी को मारना संप्रदाय के नियमों के खिलाफ है, जिसकी सजा मिलेगी, लेकिन दिल में वह जानता है कि असली खतरा नियमों का नहीं बल्कि छिपे हुए सुनहरी गोली स्तर के व्यक्ति का है। वे कहते हैं कि अगर सफाई से काम किया जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि शी की नीयत खराब है, इसलिए पहले हमला करना ही बेहतर है। लिन सोचता है कि ये दोनों वाकई उसके मुखलिस हैं और उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन गर्भ स्तर के 9वें का सुनहरी गोली के पहले स्तर से मुकाबला बहुत खतरनाक है और उप संप्रदाय नेता का बेटा बाहर निकला है तो जरूर कोई ताकतवर संरक्षक साथ होगा। किंघान अपनी तलवार निकालकर कहती है कि फिक्र की बात नहीं, सिर्फ एक सुनहरी गोली स्तर का आदमी है, वह और किन हाओ मिलकर उसे जरूर हरा देंगे। लिन को एहसास होता है कि ये दोनों दरअसल उसकी हिफाजत के लिए बेफिक्र हैं और वह सोचता है कि उसकी 21 साल की तैयारी, 2 लाख बार तलवार निकालने का अभ्यास और ताबीज सब इसी लम्हे के लिए थे और आज वह उनकी हिफाजत करेगा। लिन अपने भंडारण थैले से ताबीज निकालता है और कहता है कि उसने पुस्तकालय में रहते हुए गोलियों, ताबीज और तंत्रों पर काम किया है जो उनकी जान बचाने के लिए काफ़ी हैं। वह अपना प्लान बताता है कि उसके पास तंत्र, चित्र और आकर्षण हैं जो समय हासिल करने में मदद करेंगे और सुनहरी गोली स्तर के व्यक्ति को किंघान और किन हाओ संभालेंगे, जबकि शी को वह खुद देखेगा। किंघान फिक्र से लिन को देखती है और वह उसे तसल्ली देता है कि हालांकि वह सिर्फ नींव स्थापना के पहले स्तर पर है और शी को नहीं हरा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह तय करते हैं कि दुश्मन को गांव से दूर किसी सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाएं ताकि उसकी मासूम मां को कोई खतरा न हो, और वे एक पहाड़ी वादी को घात लगाने के लिए उपयुक्त समझते हैं। शी देखता है कि उनकी गति तेज हो गई है और मजाक उड़ाता है कि 2 गर्भ स्तर के 9वें एक नींव स्थापना के बेकार को साथ लेकर कितना भाग सकते हैं। तब उसका चाचा जादुई हाथ से उसे तेज उड़ान की गति देता है। दोनों समूह तेजी से पहाड़ों और बादलों के ऊपर से गुजरते हैं। लिन बताता है कि आगे राक्षसी पहाड़ी श्रृंखला है जहां खतरनाक जीव हैं और वे तय करते हैं कि पहाड़ के अंदर ज्यादा गहराई में जाने की बजाय बाहर ही मुकाबला करेंगे। तीनों एक खुली पहाड़ी वादी में जमीन पर उतरते हैं और लिन कहता है कि यह जगह बिल्कुल सही है। शी और उसका चाचा पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं और चाचा खुश होता है कि अगर ये तीनों यहाँ किसी जानवर के हाथ मारे गए तो संप्रदाय किसी पर शक नहीं करेगा। शी कहता है कि किंघान को हासिल करने और लिन को मारने के बाद वह अपने बाप से कहकर चाचा को स्तर बढ़ाने वाली गोली दिलवाएगा, जिससे चाचा जोश में आ जाता है क्योंकि वह 100 साल से सुनहरी गोली के पहले स्तर पर अटका हुआ था। वे दोनों काली धुंध में नीचे झपटते हैं और चाचा कहता है कि गर्भ स्तर जितना भी ताकतवर हो, सुनहरी गोली के सामने कीड़े मकोड़े जैसा है।
लिन जमीन पर तंत्र चक्र सक्रिय करता है जिससे जमीन पर रोशन जादुई दायरे बन जाते हैं। वह सोचता है कि उसने इस तंत्र को कागज पर हजारों बार कैलकुलेट किया था, लेकिन असली युद्ध में पहली बार लगा रहा है। यह सुनहरी गोली के शुरुआती स्तर को दबाने के लिए है और अगर यह दुश्मन की 10% ताकत भी कम कर दे तो कामयाबी होगी। लिन किंघान और किन हाओ को जेड ताबीज पहनने को कहता है ताकि तंत्र चलने पर उनकी ऊर्जा न रुके बल्कि उन्हें अतिरिक्त बढ़ावा मिले। किंघान तंत्र की जबरदस्त ऊर्जा क्षेत्र को महसूस करती है और दिल में हैरान होती है कि नींव स्थापना के पहले स्तर का एक साधारण नौकर ऐसा तंत्र बनाए जो सुनहरी गोली स्तर का मुकाबला करे। यह सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि हैरान करने वाली बात है। वह सोचती है कि लिन का असली पृष्ठभूमि क्या है और कहती है कि लिन बहुत लाजवाब है, जबकि किन हाओ थोड़े घमंड से कहता है कि यह तो सिर्फ एक तंत्र है। लिन उन्हें और आकर्षण थमाता है और कहता है कि सुनहरी गोली स्तर का व्यक्ति बहुत ताकतवर है। अगर मुकाबला न हो सके तो जबरदस्ती मत लड़ना और फौरन भाग जाना। किंघान उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। किन्हाओ दिल में मानता है कि लिन काफ़ी समझदार है लेकिन उसकी प्रतिभा कम है और किंघान कहती है कि प्रतिभा न होने से क्या होता है, लिन वह सब कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते। शी और उसका चाचा जमीन पर आते हैं और शी देखता है कि ये लोग वहां रुके हुए हैं और किन्हाओ गायब है। चाचा कहता है कि लगता है ये लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। लिन तंज करता है कि शी नीचे क्यों नहीं आते, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शी गुस्से में गालियां देता है जबकि चाचा कहता है कि नीचे चलकर देखते हैं, वह अपनी ताकत से इनकी हर चाल को तोड़ देगा। शी यिंचुआन किंघान से पूछता है कि क्या वह उसका इंतजार कर रही है, लेकिन किंघान उसे चेतावनी देती है कि वह उनका पीछा करना बंद करे क्योंकि वह सीधे तरीके से नहीं मान रहा। वह अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि अब वह भलाई नहीं करेगी। शी गुस्से में कहता है कि उसने किंघान को बहुत से खजाने, तकनीकें और गोलियां दी लेकिन उसने एक बार भी नहीं देखा। वह लिन पर गुस्सा होता है कि किंघान एक कचरे के लिए अंधी हो गई है। इस बीच उसका तीसरा चाचा वहां आता है और कहता है कि इन पर वक्त जाया न करें, पहले इन्हें पकड़ते हैं। शी अपने चाचा से कहता है कि किंघान को पकड़ लें और लिन को उसके हवाले कर दें ताकि वह उसे दर्दनाक सजा दे सके, और चाचा अपनी ताकत सक्रिय करता है। लिन किंघान को होशियार रहने और पूरी ताकत से लड़ने को कहता है और किंघान भी लिन से होशियार रहने को कहती है। चाचा उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहते हैं लेकिन लिन जमीन पर एक सुनहरा तंत्र सक्रिय करता है। चाचा हवा में उड़ते हुए कहता है कि यह तंत्र उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं है, लेकिन जब वह आगे बढ़ता है तो लिन हमला करने का हुक्म देता है और ताबीज छोड़ता है। चाचा उन ताबीज़ों को मामूली समझता है लेकिन उनसे ज़बरदस्त धमाका होता है। चाचा पीछे हटता है और हैरान होता है कि नींव स्थापना के पहले स्तर के आदमी के ताबीज़ की ताकत गर्भ स्तर के 9वें से भी ज़्यादा है। शी भी शशधार रह जाता है। किंघान हवा में उड़कर अपनी तलवार से हमला करती है। चाचा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कलाई पर जख्म आकर खून निकलने लगता है। चाचा हैरान होता है कि सुनहरी गोली के पहले स्तर पर होने के बावजूद गर्भ स्तर की लड़की ने उसे जख्मी कर दिया। शी पूछता है कि वे ठीक हैं या नहीं और चाचा उसे पहले लिन को खत्म करने को कहता है। शी अपनी तलवार लेकर लिन की तरफ बढ़ता है और चाचा सोचता है कि अगर किंघान को आज खत्म नहीं किया गया तो यह शी परिवार के लिए आगे चलकर तबाही बन जाएगी। वह कहता है कि वह उन्हें राक्षसी पहाड़ी श्रृंखला से जिंदा नहीं निकलने देगा और किंघान उस पर हमला करती है, जबकि चाचा अपनी असली सुनहरी गोली ताकत दिखाने का दावा करता है। वह लाल रक्त तलवार से एक शक्तिशाली हमला चलाता है और किंघान अपनी तलवार तकनीक से मुकाबला करती है। दोनों की ताकत आपस में टकराती है और बड़ा धमाका होता है। चाचा की ताकत से पहाड़ टूटते हैं। शी अपनी तलवार से लिन पर हमला करता है और कहता है कि नींव स्थापना के पहले स्तर पर होकर सामने आने की हिम्मत कैसे की, एक बार में काट डालेगा। लेकिन लिन खड़ा रहता है। वह हाथ के इशारों से तंत्र सक्रिय करता है और रेशमी रोशनी की जंजीरें शी को जकड़ लेती हैं। शी घबराकर पूछता है कि यह कौन सा तंत्र है। फिर लिन ढेर सारे ताबीज़ फेंकता है जिससे बड़ा धमाका होता है। शी हैरान होता है और फिर लिन अपनी तलवार से तूफानी हमला करता है। शी जमीन पर गिरकर जलने लगता है और मारा जाता है। किंघान और किन्हाओ हैरान होते हैं कि लिन इतने ताकतवर हैं। शी को मारा देखकर चाचा गुस्से में पागल हो जाता है और लिन पर हमला करता है, लेकिन लिन जमीन पर सुनहरा तंत्र सक्रिय करता है। तंत्र के हमलों से चाचा जख्मी होकर घुटनों पर गिरता है और लिन ताबीज़ों का एक ढेर फेंकता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और चाचा राख बन जाता है। विस्फोट के बाद बड़े गड्ढे बन जाते हैं और किंघान व किन्हाओ हैरान रह जाते हैं। लिन उन्हें आखिरी हमला करने को कहता है और किंघान अपनी तलवार तकनीक से तथा किन्हाओ अपनी ड्रैगन पंच तकनीक से आखिरी हमला करते हैं, जिससे वादी में 2 बहुत बड़े गड्ढे बन जाते हैं और धुआं उठता है।
लिन अपनी तलवार अंदर रखता है। किंघान और किन्हाओ उसके पास आते हैं। वह मुस्कुराकर कहता है कि क्या पहचानते नहीं, और सोचता है कि 21 साल का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन इन गड्ढों को देखकर वसूल हो गया। किंघान उसकी तारीफ करती है। लिन कहता है कि बस चंद ताबीज फेंके थे, लेकिन किंघान कहती है कि आपने सुनहरी गोली स्तर के साधक को राख बना दिया। किंघान की गुरु की आवाज़ आती है, जो लिन की एहतियात और ताकत की तारीफ करती है। लिन कहता है कि यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि धमाके से दूसरे लोग आएंगे और शी का पोता मारा गया है। तभी दूर से उप मुखिया की गुस्से भरी आवाज़ गूंजती है कि उसके पोते को किसने मारा, जिससे सब घबरा जाते हैं। लिन और उसके साथी खतरे को भांपकर वहां से तेजी से निकलते हैं और पहाड़ी रास्ते से होते हुए तेजी से सफर तय करके अपने गांव की तरफ रवाना होते हैं। वे गांव वापस पहुंचते हैं और लिन अपने घर व की इलाके को देखकर जज्बाती होता है कि 21 साल बाद आखिरकार सब सही सलामत हैं और वह घर पहुंच गया है। उसकी माँ बाहर आती है और बच्चों को पहचानती है। लिन अपनी माँ के पास जाकर जज्बाती होता है और रोकर कहता है कि वह वापस आ गया है। माँ उसे गले लगाती है, रोकर प्यार लुटाती है और कहती है कि तुम वापस आ गए यह बहुत है, देखो कितने कमज़ोर हो गए हो। लिन कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है और माँ व बुजुर्ग उसे देखकर जज्बाती होते हैं। अगले दृश्य में किंघान मुस्कुराते हुए अपना मुंह छुपाती है। मेज पर लिन खाना खा रहा होता है और दादी दादा बातें करते हैं कि लिन बचपन में खाने में बहुत नखरे करता था और सिर्फ गोश्त खाता था। दादी मजाक में किंघान के बचपन की बातें बताती हैं, जिस पर वह शर्मा जाती है। रात के वक्त किंघान दादी के साथ बिस्तर पर सो रही होती है और लिन एक कमरे में दादा के पैर धो रहा होता है। पूरे चांद की रात में लिन आंगन में बैठा होता है और उसकी माँ अंदर से आकर उसके कंधों पर चादर डालती है। लिन सोचता है कि वह आखिरकार घर वापस आ गया है और अपनी माँ को रसोई में काम करते देखता है। वह गौर करता है कि जब वह गांव से गया था तब भी उसकी माँ ऐसी ही दिखती थी। उनके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ या सफ़ेद बाल नहीं हैं, इसलिए वह सोचता है कि वह जरूर कोई उच्च स्तरीय साधक है या उन्होंने कोई उच्च दर्जे की गोली खाई है। वह सोचता है कि उसकी माँ आम इंसान नहीं हो सकती, हालांकि उनकी सांस और धड़कन आम लोगों जैसी है, लेकिन संप्रदायों के प्राचीन अभिलेखों के अनुसार असली मास्टर अपनी साधना पूरी तरह छुपा सकते हैं। वह गेट के पास बैठकर अपनी धारणा को गहराई में ले जाता है ताकि सच मालूम कर सके, और उसे एक जोरदार और भयानक आभा का एहसास होता है जिससे वह हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ के अंदर की ताकत एक समुंदर की तरह है, जो पहले मिले सुनहरी गोली स्तर के चाचा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह तुरंत अपने सिस्टम को अपनी माँ की जांच करने का हुक्म देता है। सिस्टम स्क्रीन पर माँ का नाम और उम्र 112 साल आती है, जबकि वह देखने में 40 साल से कम की लगती है। लिन हैरान होता है कि उसकी माँ आखिर कौन है। सिस्टम पैनल पर और तफसील आती है। पहचान महान छू राजवंश की तीसरी राजकुमारी और साधना सुनहरी गोली स्तर का 9वां स्तर। लिन यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी माँ आत्मा अंडाणु स्तर से सिर्फ एक कदम दूर हैं। तभी माँ खिड़की से आवाज़ देती हैं कि रात बहुत हो गई है, क्या सोच रहे हो, सो जाओ। लिन सोचता है कि वह 20 साल से खुद को एक आम गांव का गरीब लड़का समझता रहा जो सिस्टम के जरिए मेहनत कर रहा था, जबकि उसकी माँ महान चू की राजकुमारी और सुनहरी गोली के 9वें स्तर की माहिर हैं। वह सोचता है कि इतनी बड़ी हस्ती इस छोटे से गांव में आम किसान की तरह क्यों रह रही है, और सुनहरी गोली के 9वें स्तर की माँ का बेटा आम आत्मा जड़ के साथ कैसे पैदा हो सकता है। उसे शक होता है कि शायद उसका अपना टैलेंट सील है या उसके अंदर कोई छिपा हुआ शरीर है, इसलिए वह सिस्टम को अपने पूरे जिस्म, ऊर्जा केंद्र और आत्मा का पूरा स्कैन करने का हुक्म देता है। सिस्टम का परिणाम आता है, कोई सील नहीं, कोई छिपी हुई आत्मा जड़ नहीं, पूरी तरह आम शरीर और आम आत्मा जड़। लिन समझ जाता है कि उसने अपने बारे में ज़्यादा सोच लिया था, लेकिन उसकी माँ के बारे में अभी भी बहुत से रहस्य हैं। वह बांस की कुर्सी पर बैठकर आसमान को देखता है और 20 साल पहले संप्रदाय जाने के सफ़र को याद करता है, जहां राक्षसी जानवरों और डाकुओं के खतरे के बावजूद वह हमेशा बच निकलता था। पहले वह समझता था कि यह सिर्फ किस्मत या किसी वरिष्ठ की मदद थी, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसकी माँ चुपके से उनके पीछे चलकर उनकी हिफाजत कर रही थी। वह कुर्सी से उठता है और जज्बाती होता है कि 27 साल से उसकी माँ ने बिना कुछ कहे उसकी हर खतरे से हिफाजत की है और बचपन से लेकर अब तक उसकी निगरानी की है। माँ खिड़की से फिर बोलती हैं कि कल दिन भर सफ़र किया था, इसलिए अब आराम करो। लिन अपनी माँ को हाँ कहता है और अपनी कुर्सी समेटकर कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटकर वह सोचता है कि उनके पास चाहे कितने भी रहस्य हों या वह कोई भी हो,
वह उसकी माँ है और यह बात कभी नहीं बदलेगी। अगली सुबह रोशनी में लिन बाहर खड़ा अपनी माँ को सब्जी के बाग में काम करते देखता है। माँ बताती हैं कि उन्होंने पहाड़ पर एक लाल फल खाया जिससे उन्हें बहुत ताकत मिली और वह जवान महसूस कर रही हैं। यह जरूर कोई आध्यात्मिक फल होगा। लिन दिल में सोचता है कि 112 साल की महानचू राजकुमारी की असली पहचान इस आम किसान औरत से बिल्कुल अलग है। वह आगे बढ़कर अपनी माँ को समझाता है कि पहाड़ के जंगली फल बिना जाने मत खाया करें, वे जहर भी हो सकते हैं, क्योंकि वह जानता है कि एक आध्यात्मिक फल सुनहरी गोली के 9वें स्तर की साधना को नहीं समझा सकता। माँ मुस्कुराकर हाँ करती हैं और दिल में सोचती हैं कि लिन समझ गया है, लेकिन सीधा सवाल नहीं कर रहा, उसका बेटा बड़ा हो गया है। लिन अपनी माँ को गले लगाता है और कहता है कि अगर कोई बात हो तो उसे जरूर बताएं। माँ गले मिलते हुए हाँ करती हैं और फिर बात बदलकर पूछती हैं कि लिन और किंघान के बीच क्या चल रहा है। लिन हैरान होने का नाटक करता है। माँ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं कि ड्रामा मत करो, किंघान की आंखों में तुम्हारे लिए पसंद साफ दिखती है। उसने सीधा पूछा कि क्या उसने उसे अपना बनाया या नहीं। लिन कहता है कि किंघान एक जबरदस्त प्रतिभाशाली है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जबकि वह खुद एक आम नींव स्थापना साधक है और वह उसे विचलित नहीं करना चाहता। माँ जोर देती हैं कि क्योंकि वह प्रतिभाशाली है और तुम्हें पसंद करती है, इसलिए जल्दी करो और शादी करके बच्चे पैदा करो। लिन घबराकर कहता है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। वह समझाता है कि अभी आगे का रास्ता बहुत लंबा है और वह साधना पर फोकस करना चाहता है ताकि ताकतवर बन सके। माँ हंसकर कहती हैं कि ठीक है, लेकिन उसकी बात याद रखना। अगली सुबह खाना बनाते वक्त किंघान आग जला रही होती है और माँ उसे आग और तेज करने को कहती हैं। फिर कहती हैं कि लिन आज अभी तक उठा नहीं है। किंघान कहती है कि वह उसे नाश्ते के लिए बुलाने जाती है। वह दरवाजे पर जाकर लिन और दादा दादी को नाश्ते के लिए पुकारती है। लिन बाहर आता है और हाथ धोकर नाश्ते के लिए बैठता है। खाने की मेज पर माँ किंघान को खाना डालकर देती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत पतली हो, ज्यादा खाओ। वह दिल में किंघान की तारीफ करती हैं कि वह कितनी अच्छी और मुखलिस लड़की है। उसके हाथ के काम और कढ़ाई की तारीफ करती हैं। किंघान शर्माकर कहती है कि चाची आप मेरी इतनी तारीफ मत करें। माँ लिन को कहती हैं कि किंघान के साथ पहाड़ पर जाकर मशरूम तोड़कर लाएं ताकि रात को सूप बनाया जा सके। वह दोनों को नदी के किनारे घूमने और सैर करने भेजती हैं ताकि दोनों साथ वक्त गुजारें। माँ लिन को कहती हैं कि किंघान का टोकरा पकड़े ताकि वह थक न जाए। लिन टोकरा पकड़ लेता है और दोनों साथ निकल पड़ते हैं, जबकि माँ मुस्कुराकर उन्हें देखती हैं। लिन चांगकोंग और किंघान गांव के रास्ते पर चल रहे हैं। लिन कहता है कि वह उसकी माँ की सोच समझता है। किंघान पीछे चलते हुए कहती है कि लिन धीरे चले क्योंकि वह साथ नहीं चल पा रही, और कहती है कि लिन के साथ होने पर उसे कोई थकावट नहीं होती। लिन किंघान की तरफ देखता है और दिल में सोचता है कि यह लड़की ऐसी बात करते वक्त इस तरह क्यों देखती है। वह आगे निकल जाता है और किंघान मुस्कुराकर कहती है कि लिन शर्मा गए हैं। दोनों टोकरियां उठाए चल रहे हैं और किंघान कहती है कि चाची कितनी अच्छी हैं और उससे बहू जैसा सलूक करती हैं। फिर वह शर्माकर सोचती है कि उसने यह बात बोलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लिन हैरान होता है कि किंघान ने बहू वाली बात अचानक क्यों कही, और किंघान सोचती है कि अब जब बोल ही दिया है तो चुपने की जरूरत नहीं। वह लिन से कहती है कि वह भी कुछ कहे। लिन सोचता है कि क्या किंघान ने यह बात संजीदा होकर कही है, और किंघान परेशान होती है कि लिन बोल क्यों नहीं रहे। तब लिन खांसकर कहता है कि चलो, माँ मशरूम सूप का इंतजार कर रही है। वह सोचता है कि पहले इस बात को टाल देना चाहिए और बाद में ठंडे दिमाग से जवाब देना होगा। गांव में उनके दिन आम और पुरस्कून गुजर रहे हैं। खेती, मुर्गियों को दाना डालने और घर के काम के नज़ारे दिखाई देते हैं। लिन सोचता है कि काश यह जिंदगी ऐसी ही चलती रहे, लेकिन वह जानता है कि उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना है। 1 साल गुजर जाता है। लिन जंगल में पत्थर पर बैठकर सिस्टम अपग्रेड करता है। उसकी ऊर्जा नसों में तेजी से दौड़ने लगती है। ऊर्जा केंद्र बड़ा होता है और शरीर की धारणा 100 जंग तक तेज हो जाती है। वह नींव स्थापना के 12वें स्तर पर पहुंच जाता है और कहता है कि अगला स्तर गर्भ स्तर है। उसके अंदर की ताकत लावा की तरह उबल रही है। वह बताता है कि हर स्तर में वह दूसरों से 3 स्तर आगे रहता है, इसलिए नींव स्थापना के 12वें स्तर पर होते हुए भी उसकी ताकत गर्भ स्तर के उच्च स्तरीय प्रतिभाशालियों के बराबर है। खाने की मेज पर माँ सबको खाना परोसती है। लिन सोचता है कि गुप्त स्थल खुलने में 1 साल है और रास्ता बहुत दूर है, इसलिए उन्हें वक्त से पहले रवाना होना पड़ेगा। वह अपनी माँ को बताता है कि वह कल रवाना हो रहे हैं। माँ दुखी होकर कहती है कि अभी तो 1 साल पहले वापस आए थे और फिर से जा रहे हैं। लिन समझाता है कि गुप्त स्थल खुलने के लिए उन्हें पहले निकलना पड़ेगा। माँ रास्ते में एहतियात करने की हिदायत देती है और लिन कहता है कि वह अपना, किंघान और किन्हाओ का ख्याल रखेगा। रात को मोमबत्ती की रोशनी में माँ तीनों को आपस में एक दूसरे का ख्याल रखने की नसीहत करती है और गमगीन होकर कहती है कि पता नहीं अब कब दोबारा मुलाकात होगी।
वह लिन के कपड़े ठीक करती है और कहती है 22 साल पहले जब उसे रवाना किया था तभी जानती थी कि वह दूर जाने के लिए बना है। लिन खैरियत से वापस आने का वादा करता है। रुखसती के वक्त किंघान माँ को गले लगाती है और माँ किन हाउ को भी ख्याल रखने को कहती है। तीनों गांव से रवाना होते हैं और माँ दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती है। सोचती है कि 23 साल में पिछली बार वह एक छोटा बच्चा था और अब बड़ा हो गया है, लेकिन माँ का दिल हमेशा वैसा ही रहता है। एक साल के दौरान लिन, किंघान और किन हाउ सफर करते हैं, बदलती जलवायु और दुश्मनों से लड़ते हैं। हर लड़ाई से उनका तजुर्बा और आपसी हिफाजत बेहतर होती है। गुप्त स्थल खुलने में 2 महीने बाकी हैं। लिन एक झरने के पास रुकने का फैसला करता है और बाकी दोनों से कहता है कि वे आराम करें, जबकि वह खुद अभ्यास करेगा। किंघान और किन हाउ कैंप लगाते हैं, जबकि लिन झरने के पास पत्थर पर ध्यान शुरू करता है। वह सोचता है कि नींव स्थापना के 12वें स्तर का संचय पूरा हो चुका है और वह गर्भ स्तर पर स्तर बढ़ाने के लिए ताकत सक्रिय करता है। एक सुनहरी रोशनी आसमान तक पहुंचती है और वह गर्भ स्तर के पहले स्तर तक पहुंच जाता है। वह अपने हाथों में ऊर्जा को महसूस करता है। गर्भ स्तर की ताकत नींव स्थापना 12वें स्तर से कई गुना ज्यादा है। उसका पहला स्तर आम गर्भ स्तर के 9वें स्तर को भी मात दे सकता है। सिस्टम सूचना देती है कि गर्भ स्तर पर स्तर बढ़ाने पर 9 अक्षरों की गुप्त तकनीक इनाम में मिली है। लिन सोचता है कि हर बड़े स्तर पर अतिरिक्त इनाम मिलता है और पिछले इनामों को याद करता है। साधना स्तर पर तलवारबाजी, नींव स्थापना पर ऊर्जा छुपाने की विधि और अब गर्भ स्तर पर यह तकनीक जो लड़ने की शक्ति 10 गुना बढ़ा देती है। वह सोचता है कि 10 गुना शक्ति से शरीर फटने का खतरा होता है और यह सिर्फ जान पर खेलने वाली स्थिति में ही सक्रिय होती है। यह बहुत जोखिम भरी तकनीक है, लेकिन उसके हर स्तर में 3 अतिरिक्त स्तर होने की वजह से उसकी नींव बहुत मजबूत है, इसलिए यह तकनीक उसी के लिए बनी है। वह सोचता है कि कम समय में लड़ने की शक्ति कई गुना बढ़ना बहुत ताकतवर है। अगर आम लड़ाई में भी सक्रिय हो जाए तो दुश्मन को आसानी से कुचला जा सकता है। इसके सक्रिय होने की संभावना 1000 से कम है और केवल चरम स्थिति में ही मिलती है, लेकिन सिस्टम द्वारा बेहतर शरीर के साथ यह संभावना बेहतर होती है। वह अपने शरीर की ताकत को इस तकनीक के अनुसार तैयार करता है और अपना ध्यान जारी रखता है। किंघान और किन हाउ आग के पास बैठे हैं। किंघान कहती है कि लिन अभी भी अभ्यास कर रहे हैं। किन हाउ कहता है कि उन्हें मत बुलाओ, वह खुद आ जाएंगे। लिन तकनीक पर मेहनत करता है और अभ्यास पूरा करके कहता है कि इस तकनीक पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। फिर वह खाना पकाने के लिए उनके पास आता है। भुना हुआ मांस खाते हुए वह कहता है कि मसाला अच्छा है। किंघान पूछती है कि क्या उन्होंने स्तर बढ़ा लिया है। लिन बताता है कि गर्भ स्तर के पहले स्तर पर पहुंच गया है। किंघान खुश होकर मुबारकबाद देती है। लिन सोचता है कि गर्भ स्तर का पहला स्तर और 9 अक्षरों की तकनीक की बुनियाद बन गई है। गुप्त स्थल खुलने में 2 महीने हैं और बाकी सफर असली इम्तिहान है। किंघान कहती है कि लिन सबसे बेहतरीन है। किन हाउ हैरान होता है कि बिना किसी छिपी प्रतिभा के आम आदमी गर्भ स्तर के पहले स्तर तक कैसे पहुंच सकता है। लिन कहता है कि अभ्यास पूरी हो गई, अब सफर शुरू करते हैं और वह छुपाने की तकनीक से अपनी गर्भ स्तर की आभा को छुपाकर नींव स्थापना के दूसरे स्तर जैसा दिखाता है ताकि दुश्मन धोखा खा जाएं। गुप्त स्थल के नियम बताए जाते हैं कि यहाँ सिर्फ सुनहरी गोली स्तर से नीचे के साधक ही प्रवेश कर सकते हैं और प्रतिभाशाली लोग अपनी साधना गर्भ स्तर पर रोककर रखते हैं ताकि अंदर जाकर स्तर बढ़ा सकें। आसमान में एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल द्वार नजर आता है और नीचे बहुत से संप्रदायों के लोग जमा हैं। किंघान, किन हाउ और उनका साथी उड़ते हुए आते हैं। किंघान कहती है कि सामने कहिंग्यून संप्रदाय के लोग हैं, उनसे मिलना चाहिए। इसी दौरान उप संप्रदाय नेता शी युआन को दिखाया जाता है, जो सुनहरी गोली के 7वें स्तर के विशेषज्ञ हैं। किन हाउ सोचता है कि उन्होंने ही शी यिनचुआन को मारा था और किंघान चेतावनी देती है कि शी युआन भी वहां मौजूद है। इसलिए किन हाउ सबको सामान्य रहने को कहता है ताकि किसी को शक न हो। कहिंग्यून संप्रदाय के लोग तैरते मंच पर खड़े होते हैं, तभी खूनी संप्रदाय के लोग काले और लाल वस्त्र में खोपड़ी के झंडे के साथ वहां आते हैं। कहिंग्यून संप्रदाय के बड़े लिंग युआन गुस्से में कहते हैं कि यह पहाड़ी चोटी पहले उनके संप्रदाय ने कब्जा की थी, इसलिए शी यू और उसके लोग वहां से चले जाएं। खूनी संप्रदाय के बड़े शी यू कहते हैं कि यह जगह पहले उनके संप्रदाय ने देखी थी और लिंग युआन को अपने लोगों के साथ निकलने को कहते हैं। दोनों संप्रदायों के बीच ऊर्जा की टक्कर होती है। लिंग युआन कहते हैं कि शी यू जानबूझकर उन्हें तंग कर रहा है और गुप्त स्थल खुलने वाला है। इस वक्त लड़ाई से दोनों का नुकसान होगा, जबकि उप संप्रदाय नेता शी युआन चुपचाप तमाशा देख रहा है। शी यू शर्त रखता है कि दोनों संप्रदायों से एक एक शिष्य आगे आए और जो जीतेगा यह पहाड़ी चोटी उसकी हो जाएगी। कहिंग्यून संप्रदाय के मुख्य शिष्य की साधना सिर्फ गर्भ स्तर के 8वें स्तर पर है और बाकी सब गर्भ स्तर के 5वें से 7वें स्तर तक हैं। कोई भी 9वें स्तर पर नहीं है। खूनी संप्रदाय का शीर्ष युवा शिष्य यिन वुक्सी आगे आता है, जो गर्भ स्तर के 9वें स्तर पर है और बहुत जालिम है। उसने पहले एक पूरे छोटे संप्रदाय को खत्म कर दिया था।
शी यू और उसके शिष्य केंग्युन संप्रदाय का मजाक उड़ाते हैं कि इतने बड़े संप्रदाय के पास एक भी गर्भ स्तर के 9वें स्तर का शिष्य नहीं है और उन्हें घर जाकर बच्चे संभालने का तंज करते हैं। केंग्युन संप्रदाय के शिष्य गुस्से में कहते हैं कि अगर किन हाओ और किंघान यहाँ होते तो ये लोग इतने अहंकारी न होते। वे परेशान होते हैं कि गुप्त स्थल खुलने वाला है और वे अभी तक नहीं आए। हु बुफान संप्रदाय की इज्जत के लिए खुद लड़ने की इजाजत मांगता है, लेकिन लिंग युआन उसे रोकते हैं कि यिन वुक्सी बहुत जालिम है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। हु बुफान कहता है कि वह मुख्य शिष्य है और अगर वह आगे नहीं आया तो बाकी शिष्यों और संप्रदाय की इज्जत का क्या होगा। तभी आसमान से आवाज आती है और 3 लोग उड़ते हुए आते हैं, किंघान, किन हाओ और उनका साथी। केंग्युन संप्रदाय के शिष्य खुश होते हैं कि वे आ गए हैं और लिंग युआन देखते हैं कि उन्होंने अपनी असली आभा छुपाकर गर्भ स्तर के 9वें स्तर का प्रदर्शन किया है। किन हाओ और किंघान उप संप्रदाय नेता और बड़ों को सलाम करते हैं और देर से आने पर माफ़ी मांगते हैं। लिंग युआन कहते हैं कि वे बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, वरना खूनी संप्रदाय के लोग उन्हें दबा रहे थे। किन हाओ पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। शिष्य बताते हैं कि खूनी संप्रदाय के लोग दादागिरी कर रहे हैं और पहले आने के बावजूद उन्हें जाने को कह रहे हैं। उप संप्रदाय नेता शी युआन गुस्से से किन हाओ और किंघान की तरफ देखता है और पूछता है कि शी यिनचुआन कहाँ है। किंघान जवाब देती है कि वह उनसे यह क्यों पूछ रहे हैं, उन्हें क्या पता कि वह कहाँ गया है। शी युआन गुस्से से कहता है कि 3 साल पहले शी उन्हीं के साथ बाहर गया था, तो उन्हें कैसे नहीं पता। किंघान साफ करती है कि वह उसके साथ कभी प्रशिक्षण पर नहीं गए, वह सिर्फ संप्रदाय से निकलते वक्त थोड़ी दूर साथ चला था और फिर रास्ते अलग हो गए थे। शी युआन गुस्से में उन्हें घूरता रहता है। लिंग युआन बात को संभालने के लिए कहते हैं कि पहले खूनी संप्रदाय के मामले से निपटना चाहिए और यह बात गुप्त स्थल के बाद कर लें। किंघान पूछती है कि क्या शी यिनचुआन को कुछ हो गया है और वही सवाल दोहराती है। शी युआन दिल में सोचता है कि एक नींव स्थापना के दूसरे स्तर का आदमी शी की मौत से क्या ताल्लुक रख सकता है। लिंग युआन उसे समझाते हैं कि किन हाओ और किंघान अपने ही संप्रदाय के शिष्य हैं, वे अपने बंदे पर हमला क्यों करेंगे, और शी यिनचुआन के साथ सुनहरी गोली स्तर का शीसान भी था, तो वे उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे। इसलिए फिजूल शक न करें और पहले सामने खड़े शी यू और खूनी संप्रदाय के मामले को हल करें ताकि वे मजाक न बनाएं। शी युआन मान जाता है। खूनी संप्रदाय का बड़ा शी यू देखकर हैरान होता है कि केंग्युन संप्रदाय में भी 2 गर्भ स्तर के 9वें स्तर के शिष्य हैं, लेकिन यिन वुक्सी कहता है कि 9वें स्तर पर आने से भी कुछ नहीं होता, वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। शी यू खुश होता है और यिन को चुपके से हिदायत देता है कि उसे जान से मारना है और कोई रहम नहीं दिखाना ताकि संप्रदाय को बड़ा नुकसान हो। वह यिन को कहता है कि उन्हें दिखाओ कि असली प्रतिभा क्या होती है। फिर चिल्लाकर लिंग युआन से ललकारता है कि लड़ना है या पहाड़ी चोटी छोड़कर जाना है। लिंग युआन जवाब देता है कि वे लड़ेंगे और किन हाओ से पूछते हैं कि क्या वह गर्भ स्तर के 9वें स्तर का मुकाबला कर सकता है। किन हाओ खुद आगे आता है। आसपास के बाकी संप्रदायों के लोग इकट्ठे होकर शर्तें लगाने लगते हैं कि कौन सा संप्रदाय जीतेगा और मैच देखने के लिए उत्साहित होते हैं। किन हाओ और यिन वुक्सी युद्ध मैदान में एक दूसरे के सामने आते हैं। यिन तंज करता है कि क्या संप्रदाय ने उसे मरने के लिए भेजा है। किन हाओ कहता है कि फिजूल बातें मत करो, लड़ना है तो लड़ो, और उसे पहला वार करने का मौका देता है। यिन गुस्से में आकर अपनी लाल आभा छोड़ता है और कहता है कि वह किन को इस दुनिया में आने पर पछताने पर मजबूर कर देगा। उसकी भयानक ताकत देखकर हु बुफान सोचता है कि इसकी ताकत उससे बहुत ज्यादा है और अगर वह होता तो एक बार भी ना झेल पाता। लिंग युआन भी परेशान होते हैं कि इसकी शक्ति सुनहरी गोली स्तर के करीब पहुंच चुकी है। यिन अपना हमला खूनी विपत्ति चलाकर एक बहुत बड़ा खूनी वार किन हाओ की तरफ फेंकता है। किन हाओ बिना किसी डर के खड़ा रहता है और सोचता है कि यह हमला तेज है, लेकिन इतना तेज नहीं कि वह बच न सके, और वह शांत भाव से अपनी तलवार पर हाथ रखता है। लिंग युआन बड़ा और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं जब किन हाओ सामने आता है। सब कहने लगते हैं कि यह लड़का जरूर कोई राक्षस है जिसने एक ही पंच में विरोधी को खत्म कर दिया। लिंग युआन बड़ा आगे बढ़कर किन हाओ के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे। एक शिष्य कहता है कि इस एक पंच को लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। खूनी संप्रदाय का बड़ा शियू लाल आंखों और खोपड़ियों के हार के साथ गुस्से में आता है और यिन वुक्सी का नाम चिल्लाता है। उसके शिष्य हैरान होते हैं कि उनके वरिष्ठ भाई को एक ही पंच में कैसे मार दिया गया। शी यू गुस्से में किन हाओ पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन लिंग युआन बड़ा अपना कान से कड़ाही फेंककर उसका रास्ता रोकते हैं। कड़ाही और लाल हमले के टकराने से बड़ा धमाका होता है। लिंग युआन बड़ा कहते हैं कि शिष्यों के मुकाबले में जीत हार किस्मत पर होती है। अगर वे किसी छोटे पर जुल्म करेंगे तो वह आखिर तक मुकाबला करेंगे। शॉकवेव की वजह से उन्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है और धुआं फैल जाता है। शी यू गुस्से में उन्हें बूढ़ा कुत्ता कहकर चिल्लाता है और कहता है कि इस लड़के ने उनके संप्रदाय नेता के बेटे को मारा है। क्या करिंग्यून संप्रदाय उनके खूनी संप्रदाय से जंग चाहता है? लिंग युआन जवाब देते हैं कि मुकाबला बराबरी का था।
उनके शिष्य में सलाहियत नहीं थी तो इसमें किसकी गलती है, और कहते हैं कि अगर जंग करनी है तो उनका संप्रदाय तैयार है। आसपास के शिष्य बातें करते हैं कि यिन वुक्सी खूनी संप्रदाय के नेता का बेटा था और यह मामला बहुत बड़ा हो गया है। लिंग युआन बड़ा शियू से कहते हैं कि मैच उन्होंने रखा था और अब पीछे हट रहे हैं, अपने बंदों को लेकर वहां से निकल जाएं। शियू चिल्लाता है कि इस लड़के को उनके हवाले करो वरना उनका संप्रदाय उनके संप्रदाय को तबाह कर देगा। लेकिन लिंग युआन जवाब देते हैं कि किन हाओ उनका शिष्य है और उसकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है, उस तक पहुंचने के लिए उनकी लाश पर से गुजरना होगा। शियू हंसता है और लड़ाई के लिए तैयार होता है। दोनों नेता अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर हमला करते हैं और आसमान में जबरदस्त धमाका होता है। एक शिष्य सोचता है कि शियू की मौजूदगी में अभी बर्दाश्त करना होगा। पहाड़ों पर बैठा एक वरिष्ठ बड़ा अपने शिष्यों के साथ देखकर कहता है कि एक पंच में गर्भ स्तर के 9वें स्तर को मारना कोई आम बात नहीं। यह लड़का बहुत काबिल है और अपने शिष्य को कहता है कि गुप्त स्थल में जाकर किन्हाओ से संपर्क करना और दुश्मनी मत करना। किन्हाओ सोचता है कि असली मुकाबला गुप्त स्थल के अंदर होगा। राजकुमारी लू हान यान और उनकी दादी खड़ी होती हैं। राजकुमारी पूछती है कि अगर वह इससे लड़े तो उसके कितने जीतने के चांस हैं। दादी जवाब देती हैं कि इस लड़के ने गर्भ स्तर के 9वें स्तर को आसानी से हराया है और उसने अपने पंच में कम से कम 80% ताकत छिपाई हुई थी, लेकिन उनकी तकनीक इस लड़के से कहीं बेहतर है और असली लड़ाई में यह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। राजकुमारी मुस्कुराती है। एक और गुट का शिष्य चलकर आता है और सोचता है कि गुप्त स्थल खुलने वाला है, अंदर जाकर ही इसका हिसाब किया जाएगा। आसमान में बिजली चमकती है और द्वार खुलता है। शिष्य चिल्लाते हैं कि गुप्त स्थल खुल गया है। लिंग युआन और शियू एक दूसरे से कहते हैं कि आज का हिसाब फिर कभी होगा। दादी राजकुमारी से कहती हैं कि गुप्त स्थल खुल गया है, अंदर जाओ। राजकुमारी उन्हें शुक्रिया बोलकर द्वार में प्रवेश कर जाती है। सभी शिष्य द्वार की तरफ उड़ने लगते हैं। किंघान किन्हाओ से कहती है कि उन्हें भी निकलना चाहिए। लिंग युआन बड़ा अपने शिष्यों से कहते हैं कि जल्दी गुप्त स्थल में प्रवेश करो। दूसरी तरफ शियू अपने खूनी संप्रदाय के शिष्यों को हुक्म देता है कि कहिंग्युन संप्रदाय के हर शिष्य को मार डालो, और खूनी संप्रदाय के शिष्य कसम खाते हैं कि वे किन हाओ का सिर काटकर लाएंगे और अपने युवा नेता का बदला लेंगे। किन हाओ और किंघान आपस में हाथ पकड़कर नीले द्वार में प्रवेश करते हैं, जबकि बाकी बड़े उन्हें देखते रहते हैं। गुप्त स्थल के अंदर का नजारा दिखता है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर से 10 गुना ज्यादा है। किन हाओ कहता है कि लोग आते ही छिप गए हैं। संप्रदाय का एक वरिष्ठ शिष्य किन हाओ के पास आता है और कहता है कि लिंग युआन बड़ा ने कहा था कि गुप्त स्थल में सब कुछ उनके कहने पर होगा। सब शिष्य किन हाओ की तरफ देखने लगते हैं। किन हाओ पूछता है कि वे उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। किंघान और बाकी कहते हैं कि वे बताएं कि वे कहाँ जाएं। किन हाओ मशवरा देता है कि उन्हें पहले किसी पुरस्कून जगह जाकर सुनहरी गोली स्तर में स्तर बढ़ाना चाहिए। एक शिष्य शक करता है, लेकिन किंघान कहती है कि सब किन हाओ की बात मानेंगे। एक और शिष्य कहता है कि किन हाओ की बात ही आखिरी है, जिसे नहीं मानना वह वहां से चला जाए। शक करने वाला शिष्य फौरन मान जाता है। इस बीच खूनी संप्रदाय के शिष्य छिपकर उनका पीछा कर रहे हैं ताकि मौका मिलते ही हमला कर सकें। जासूस जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं और समूह पर नजर रखते हैं। किन्हाओ सबको एक सुरक्षित वादी में ले आता है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा तेज है और उन्हें वहां स्तर बढ़ाने को कहता है। फिर वह आगे बढ़कर एक रक्षात्मक तंत्र स्थापित करना शुरू करता है ताकि स्तर बढ़ाने के दौरान हिफाजत हो सके। एक शिष्य उसके तंत्र को देखकर सोचता है कि यह बस एक मामूली सा तंत्र है जो सिर्फ छोटे जानवरों को रोक सकता है, जबकि पहाड़ी पर खूनी संप्रदाय के जासूस उन्हें देखकर प्लान बनाते हैं कि जब वे स्तर बढ़ाने में व्यस्त होंगे तब बड़े के दिए हुए हथियार से हमला करेंगे। खूनी संप्रदाय के लोग जंगल में इकट्ठे होते हैं। उनका नेता कहता है कि कहिंग्युन संप्रदाय के शिष्यों को सुनहरी गोली स्तर तक पहुंचने से रोकना होगा। उनके पास बड़े का जादुई औजार है जो सुनहरी गोली के तीसरे स्तर तक को मार सकता है। वह सबको तैयार रहने और आश्चर्यजनक हमला करके किसी को जिंदा न छोड़ने का हुक्म देता है। पहाड़ पर बिजली के घूमते हुए चक्रों के साथ किंघान और किन हाओ सुनहरी गोली स्तर पर स्तर बढ़ा रहे हैं। खूनी संप्रदाय का नेता हमला करने का हुक्म देता है। संप्रदाय का शिष्य तलवार निकालकर चेतावनी देता है कि खूनी संप्रदाय के लोग आ गए हैं। किंघान और किन हाओ को डिस्टर्ब नहीं होने देना। शिष्य कहिंग्युन तलवार तंत्र सक्रिय करते हैं और सुरक्षात्मक बैरियर बनाते हैं ताकि स्तर बढ़ाने वालों को बचाया जा सके। दुश्मन हमला करता है। संप्रदाय का एक शिष्य हरी तलवार आभा और तंत्र सक्रियण से पहला हमला मोड़कर दुश्मन को पीछे फेंक देता है। शिष्य कहते हैं कि यह उसके तंत्र की ताकत है। खूनी नेता सबको हमला करने को कहते हैं। शिष्य तलवार लड़ते हुए कहता है
कि तंत्र की वजह से उसकी तलवार की शक्ति, गति और फोकस पहले से कई गुना बढ़ गया है। शिष्य नोटिस करते हैं कि दुश्मनों की चालें धीमी हो रही हैं, जबकि खूनी संप्रदाय के लोग परेशान होते हैं कि उनकी ताकत दब चुकी है। संप्रदाय के शिष्य तंत्र के फायदे से दुश्मनों को पीछे धकेलना शुरू करते हैं और जबरदस्त लड़ाई जारी रहती है। खूनी संप्रदाय के दोनों नेता पीछे से देखते हैं कि ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकते। वे सीधे किंघान और किन्हाओ को निशाना बनाने का फैसला करते हैं। कूदकर झरने पर स्तर बढ़ाने वाले शिष्यों की तरफ आते हैं। संप्रदाय के शिष्य घबरा जाते हैं कि गर्भ स्तर के 9वें स्तर के 2 विशेषज्ञ आ गए हैं। उनका साथी अपनी हरी तलवार के साथ सामने आता है। खूनी नेता लालचाप हमला करता है, जिसे वह रोकता है। उसकी और दुश्मन की ऊर्जा टकराती है। पीछे झरने के पास किंघान और किन्हाओ सुरक्षात्मक गोलों में ध्यान कर रहे हैं। खूनी नेता उसे देखकर हंसते हैं कि संप्रदाय में कोई नहीं बचा जिसने नींव स्थापना के दूसरे स्तर के बेकार को भेज दिया है, जो उनके किसी काम का नहीं। वह शांत भाव से अपनी तलवार निकालने की तैयारी करता है और कहता है, 23 साल से छिपी हुई तलवार आज म्यान से निकलेगी। आसमान काटने वाली तलवार चलाने की कला। वह तलवार निकालता है। एक जबरदस्त हरी चमक लाल ऊर्जा से टकराती है और विस्फोट के साथ दुश्मन के नेता पीछे जाकर गिरते हैं। जख्मी नेता कहता है कि वह बिल्कुल नींव स्थापना का नहीं है। दूसरा हैरान होता है कि सिर्फ एक तलवार के वार से यह हालत कर दी। संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य और बाकी सब देखकर हैरान होते हैं कि यह तो नींव स्थापना के दूसरे स्तर का उनका साथी है। खूनी नेता पूछता है कि वह आखिर कौन है। खून की उल्टी करता है और हैरान होता है कि उसने एक ही तलवार से 2 गर्भ स्तर के 9वें स्तर के विशेषज्ञों को घायल कर दिया। वरिष्ठ शिष्य सोचता है कि यह पुस्तकालय का नौकर शिष्य था जिसे वह बचाना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत के आगे उसकी 50 साल की साधना कुछ भी नहीं है। वह अपनी आंखें बंद करके हैरान होता है कि क्या यह ख्वाब है या हकीकत, क्योंकि उसने 9वें स्तर के विशेषज्ञ का एक बाजू काट दिया। एक महिला शिष्य कहती है कि क्या वही सबसे गहरा छिपा हुआ मास्टर था। बाकी शिष्य हैरान होकर देखते हैं। वह कहता है कि 23 साल से छिपी हुई तलवार आज निकली है और असली तूफान अभी शुरू हुआ है। खूनी नेता जख्मी बाजू पकड़कर चीखता है कि यह लड़का नींव स्थापना के दूसरे स्तर का बिल्कुल नहीं है। यह अपनी असली ताकत छुपा रहा था और सुअर बनकर बाघ खाने का खेल खेल रहा था। दूसरा नेता उसे कहता है कि बकवास मत करो। वे मिलकर बड़े का जादुई औजार सक्रिय करते हैं और पहले इस लड़के को मारते हैं। वह कहता है कि संप्रदाय ने ऐसा मास्टर छुपा रखा था, आज इसे हर कीमत पर खत्म करना होगा। दोनों नेता जादुई घड़े के सामने आते हैं और लाल ऊर्जा जलाते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि अगर यहाँ इस छिपे हुए मास्टर को खत्म नहीं किया तो किंघान और किन्हाओ के सुनहरी गोली स्तर पर पहुंचने के बाद उनका कोई मौका नहीं बचेगा। वे घड़े में अपना खून थूकते हैं और घड़े से लाल राक्षसी ऊर्जा निकलती है जो पूरे आसमान को काला कर देती है। वह सुनहरी गोली के औजार को देखकर कहता है कि अब सिर्फ एक तलवार काफी नहीं होगी। फिर कहता है, पहली तलवार। तेजी से आगे बढ़ता है और बिजली की तरह तेज वार करता है। तलवार म्यान में डालते हुए कहता है कि वक्त बिल्कुल सही था। खूनी नेता चीखता है कि इसकी गति कितनी तेज है। यह गर्भ स्तर के 9वें स्तर से भी ज्यादा है और इस तंत्र ने उनकी ताकत 70% दबा दी है। वह गुस्से में कहता है कि यह सिर्फ बच रहा है, सामने आकर लड़े। जमीन पर एक बड़ा विस्फोट होता है। खूनी सदस्य और ऊर्जा की लहरें उड़ जाती हैं। दुश्मन पीछे हटने लगते हैं। वह कहता है कि काफी हो गया और सुनहरी जादुई आभा बनाता है। अपनी दूसरी हमले की तकनीक तैयार करता है। दुश्मन दहशत में चीखते हैं। वह कहता है, दूसरी तलवार और एक विशाल ब्लेड की लहर पूरे युद्ध क्षेत्र को बहा ले जाती है। खूनी संप्रदाय के साधक चीखते हुए जमीन पर गिरते हैं और तबाह हो जाते हैं। संप्रदाय के शिष्य उत्साहित होकर चिल्लाते हैं कि सब लोग खड़े मत रहो, मिलकर इन पर हमला करो, और सब दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। किंग्युन संप्रदाय के शिष्य साथ ही आसमान से नीचे आते हुए दुश्मनों पर पीले ताबीजों की बारिश कर देता है। खूनी संप्रदाय का लाल वस्त्र वाला नेता लाल घड़ा पकड़े एक सुरक्षात्मक ढाल बनाता है और उसकी तेज रफ्तार और बेहिसाब ताबीज देखकर हैरान होता है। धमाकों के बीच दुश्मन जख्मी होकर ढाल के अंदर चिल्लाता है कि वह आखिरी दम तक लड़ेगा। लाल वस्त्र वाला दुश्मन अपने मुंह से खून निकालकर लाल घड़े पर डालता है, जिससे उसके बाल सफेद हो जाते हैं। घड़े से भयानक लाल आभा निकलकर आसमान में बड़ा भंवर बनाती है। वह महसूस करता है कि यह दबाव सुनहरी गोली के तीसरे या चौथे स्तर के बराबर है। घड़े से बड़े की खूनी चेतना प्रकट होती है और घुटनों पर बैठा शिष्य उससे उसे खत्म करने की इल्तिजा करता है। बड़ा ताना देता है कि किंग्युन संप्रदाय के एक छोटे से शिष्य ने उसे जगाने पर मजबूर कर दिया। वह डरने के बजाय कहता है कि यह सुनहरी गोली स्तर की खूनी छाया उसकी तलवार की आजमाइश के लिए बेहतरीन है। बड़ा घड़े से एक भयानक लाल ऊर्जा किरण दागता है। वह हाथ के इशारों से तंत्र सक्रिय करता है और उसके गिर्द एक बड़ा तंत्र बनता है, जिससे हरे और सफेद ड्रैगन निकलते हैं जो दुश्मन के लाल हमले को रोक लेते हैं।
वह महसूस करता है कि दुश्मन का यह अवतार बहुत ताकतवर है और अगर तंत्र न होता तो वह जख्मी हो जाता। दूसरी तरफ बड़ा समझ जाता है कि यह तंत्र बहुत मजबूत है और उसे जल्दी मुकाबला खत्म करना होगा। वह प्लान बनाता है कि बड़े की यह अस्थायी अभिव्यक्ति ज्यादा देर नहीं टिक सकती। जैसे ही यह खत्म होगा बाकी दुश्मन आसानी से हराए जा सकेंगे। बाहर खड़े शिष्य इस मुकाबले को सुनहरी गोली स्तर की जंग कहते हैं। वह तंत्र के अंदर खड़ा होकर बड़े से कहता है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। बड़ा गुस्से में अपनी शैतानी आभा बढ़ाता है। वह अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाता है जिससे नीली बिजली और 4 ड्रैगन की छाया निकलती है। वह चिल्लाता है कि बूढ़े राक्षस, तुम्हारा आखिरी दिन आ गया। दुश्मन फिर से लाल खून की किरणों से हमला करता है। लाल और नीली ऊर्जा की किरणें आपस में टकराती हैं। बड़ा धमकी देता है कि खूनी संप्रदाय उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और उनका संप्रदाय नेता उनका शिकार करेगा। तभी वह एक चमकता लाल सुनहरा ताबीज निकालता है जो दुश्मन के लाल घड़े को फोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। बड़े की अभिव्यक्ति और चेतना खत्म हो जाती है और उसकी असली जख्मी काया जमीन पर गिर जाती है। वह कहता है कि खूनी संप्रदाय से जितने भी आए सबको मार डालेगा। संप्रदाय के शिष्य खुशी से चिल्लाते हैं कि उनके साथी ने सुनहरी गोली के उच्च स्तर के बड़े को हरा दिया। दूर आसमान में एक उड़ते हुए ड्रैगन पर खूनी संप्रदाय का एक वरिष्ठ बड़ा गिरते हुए जख्मी बड़े को संभालता है। वरिष्ठ भाई और बाकी शिष्य जोश में आकर उसकी तारीफ करते हैं और चिल्लाते हैं कि उनका साथी जिंदाबाद। खूनी संप्रदाय के बाकी जख्मी शिष्य जमीन पर पड़े रोते हैं कि वे नींव स्थापना के दूसरे स्तर के साधक से कैसे हार गए। वह आसमान से आगे बढ़ते हुए अपनी सुनहरी तलवार और ऊर्जा लहर से झरने के पास मौजूद बाकी सभी दुश्मनों को एक ही झटके में खत्म कर देता है और जमीन पर उतरता है। शिष्य उसके पास आते हैं। वरिष्ठ भाई झुककर कहता है कि शुक्रिया, उनके साथी का अगर वे न होते तो आज सब मारे जाते। सभी शिष्य एक साथ उसके सामने झुककर शुक्रिया अदा करते हैं। आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष प्रकट होता है। वह कहता है कि वे सब एक ही संप्रदाय से हैं, इसलिए शुक्रिया की जरूरत नहीं। झरने के पीछे से 2 चमकदार सुनहरे गोले प्रकट होते हैं। शिष्य उसकी दिलदारी और बहादुरी की तारीफ करते हैं और पहले उसके साथ किए गए बुरे व्यवहार पर शर्मिंदा होते हैं। पहाड़ी के ऊपर से आसमान तक एक विशाल सुनहरी रोशनी की किरण फूटती है। यह सुनहरी गोली स्तर पर स्तर बढ़ने का नजारा होता है। शिष्य हैरान होते हैं कि कितनी जल्दी किसी ने सुनहरी गोली स्तर में स्तर बढ़ा लिया। वरिष्ठ भाई बताता है कि किन्हाओ और किंघान जैसी प्रतिभाओं के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है। आसमान के बादलों से 2 सुनहरी किरणें नीचे किन्हाओ और किंघान पर गिरती हैं जो झरने के पास ध्यान कर रहे होते हैं। शिष्य खुशी से चिल्लाते हैं कि उन्होंने आखिरकार सुनहरी गोली स्तर पर स्तर बढ़ा लिया। स्तर बढ़ने के बाद किन्हाओ और किंघान अपनी आंखें खोलते हैं, खड़े होते हैं और एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। शिष्य उन्हें मुबारकबाद देते हैं। किंघान उनके साथी के पास आती है और पूछती है कि वे ठीक हैं या नहीं। वह मुस्कुराकर कहता है कि वह ठीक है और उसके सिर पर हाथ रखता है। वरिष्ठ भाई कहता है कि असली शुक्रिया उनके साथी का है जिसने बाहर सबको संभाला। वे लोग तो बस चीयर कर रहे थे। वह आजीजी से कहता है कि सबने मिलकर दुश्मन का सामना किया और सबका किरदार बहुत अहम था। वरिष्ठ भाई कहता है कि उनके साथी की सुनहरी गोली स्तर की ताकत और किन्हाओ तथा किंघान के सुनहरी गोली बनने के बाद अब गुप्त स्थल में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आगे मशवरा देता है कि बाकी शीर्ष संप्रदायों के पास भी गर्भ स्तर के 9वें स्तर के शिष्य हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। शिष्य पूछते हैं कि अब आगे का रास्ता कहाँ का होना चाहिए। कोई मुख्य औषधि बगीचे का जिक्र करता है जहाँ कीमती जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होगी और दूसरे संप्रदायों के सुनहरी गोली स्तर के शिष्य वहाँ मुकाबला कर रहे होंगे। वह बताता है कि उसने पुस्तकालय की पुरानी किताबों में एक छिपे हुए औषधि बगीचे के बारे में पढ़ा था जो छिपा हुआ और सुरक्षित है। सब शिष्य उसकी बात से सहमत होते हैं और उसके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। लिन चांगकोंग और संप्रदाय के शिष्य एक पहाड़ी पर खड़े होते हैं जहां दूर तक धुंध छाई हुई है। वह आगे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आगे धुंध है और दूरी का पता नहीं, सब आपस में मशविरा कर लें। वह किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। शिष्य कहते हैं कि वे उसके साथ चलेंगे। वह कहता है कि वक्त जाया किए बिना अभी निकलते हैं। रास्ते में होशियार रहना और काफिले से पीछे मत छूटना, क्योंकि यहाँ खूनी संप्रदाय के अलावा दूसरी ताकतें भी हैं जो शायद दोस्ताना न हो। सब रवाना हो जाते हैं अपने रास्ते को छिपाने और रसद ढूंढने के लिए। वह सबको पहाड़ी जंगल में पैदल ले जाता है। वे दक्षिण पूर्व की तरफ पूरे 3 साल तक तलाश करते रहते हैं। इन 3 सालों में उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल होता है, जैसे 100 साल की औषधीय जड़ी बूटियां, रक्षात्मक ताबीज और कीमती धातुएं। किंघान और दूसरे शिष्य इन चीजों को इकट्ठा करते हैं। किन्हाओ एक पुराना दरवाजा खोलता है और वहां के बेशकीमती खजानों को देखकर हैरान होता है, लेकिन इन नायाब चीजों को हासिल करना आसान नहीं था। एक भयानक जानवर की लाल आंखें दिखती हैं। हर नायाब जड़ी बूटी की जगह पर ताकतवर जानवरों का पहरा होता है। लिन,
किन्हाओ और किंघान एक दायरे में खड़े होते हैं और उनका सामना लाल आंखों वाले भयानक जानवर से होता है। वे अपनी तलवारों से जानवरों पर हमला करते हैं। किंघान एक ताकतवर जानवर को मार गिराती है। इन 3 सालों में संप्रदाय के लोगों ने कई जिंदगी और मौत की जंगें लड़ी हैं। रात को आग के पास बैठकर शिष्य लिन की दी हुई दवाएं खाते हैं। लिन की दवाओं और रहनुमाई से 16 शिष्यों की ताकत बढ़कर गर्भ स्तर के 9वें स्तर तक पहुंच जाती है। हु यिफान लिन के सामने झुककर कहता है कि वह उसके लिए दूसरे बाप जैसा है। वह 50 साल से साधना कर रहा था और सुनहरी गोली स्तर का सोचा भी नहीं था, लेकिन 3 साल में सुनहरी गोली पर स्तर बढ़ा लिया। यह एहसान वह जिंदगी भर याद रखेगा। लिन उसे उठाता है और कहता है कि बात को ज्यादा न बढ़ाएं। फिर वह सोचता है कि किंघान और किन्हाओ अब सुनहरी गोली स्तर के तीसरे स्तर पर हैं, जो 5वें या 6वें स्तर जितनी ताकत रखते हैं, जबकि वह खुद गर्भ स्तर के 4थे स्तर पर है। वह अपने हाथ में बैंगनी ऊर्जा निकालते हुए सोचता है कि वह 3 साल से ताकतवर दुश्मनों से लड़ता रहा ताकि 9 अक्षरों की गुप्त तकनीक का रहस्य सक्रिय कर सके, लेकिन चांस कम होने की वजह से एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। वह कहता है कि भले ही सक्रिय न हुआ हो, लेकिन वह उस दरवाजे की तस्वीर महसूस कर सकता है। बस एक चाबी की जरूरत है। कल आगे का सफर शुरू करेंगे। सब आराम करो। सब कहते हैं जी। अगले दिन सब जहरीली धुंध के सामने खड़े होते हैं। लिन कहता है कि इस जहरीली धुंध को पार करके छिपा हुआ औषधि बगीचा पहुंच जाएंगे। किंघान कहती है कि यह आम धुंध नहीं, गर्भ स्तर के लोग बिना तैयारी के अंदर गए तो जान जा सकती है। हु यिफान कहता है कि लिन के पास हल जरूर होगा। लिन पुरानी किताबों का हवाला देकर सबको रुकावट तोड़ने वाली गोली देता है, हर बंदे को 3 गोलियां, ताकि वे सुरक्षित जहरीली धुंध को पार कर सकें। वह बताता है कि गोली सिर्फ धुंध से बचाएगी, लेकिन धुंध के पीछे सुनहरी गोली के उच्च स्तर या उससे ताकतवर जानवर हो सकते हैं। जो खतरा नहीं लेना चाहता वह यहाँ रुक सकता है। शिष्य कहते हैं कि 3 साल साथ चले हैं, अब वापस होने का कोई मतलब नहीं। वे कहते हैं कि वे लिन के साथ अंदर जाने को तैयार हैं। लिन कहता है कि और तैयारी करनी होगी। वह सबको बढ़े हुए विस्फोटक ताबीज देता है, हर बंदे को 10 कार्ड जो सुनहरी गोली के 4थे स्तर की पूरी ताकत रखते हैं। वह सबको उपचार गोलियां और ऊर्जा बहाली गोली देता है, साथ ही एक खास गोली देता है। 1 घंटे के लिए साधना का स्तर ए स्तर बढ़ा सकती है, जिसे सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है। वह हु वरिष्ठ भाई को तंत्र की प्लेट देता है, जिसे उसने दोबारा तैयार किया है। यह तंत्र सुनहरी गोली के उच्च स्तर के योद्धाओं को भी दबा सकती है। हु यिफान इतनी कीमती चीज पाकर हैरान होता है। लिन कहता है कि सब एक ही संप्रदाय के हैं, यह तंत्र सबकी हिफाजत के लिए है। फिर वह पूछता है कि तैयार हो? सब चिल्लाते हैं तैयार हैं। लिन सबको लेकर जहरीली धुंध के अंदर रवाना होता है। वह हिदायत देता है कि उसके पीछे रहो, कोई चीज मत छूना, रास्ते से मत भटकना, इस धुंध में छिपा हुआ खतरा हो सकता है। अचानक हवा में जहरीले छोटे उड़ने वाले जानवर हमला कर देते हैं। हु यिफान चिल्लाता है कि जहरीले जीव हैं, ध्यान रखो। शिष्य चिल्लाते हैं कि उनका तलवार तंत्र आगे बढ़ाओ। उनका तंत्र बनता है। किंघान, किन्हाओ और बाकी शिष्य तलवार तंत्र से सभी उड़ने वाले जीवों को मार गिराते हैं। लिन चलता हुआ कहता है कि यह छोटी चीजें बस स्टार्टर हैं, असली खतरा आगे है, आगे बढ़ो। आगे चलते हुए धुंध में से एक बहुत बड़ा हरे रंग का 3 आंखों वाला जानवर सामने आता है। हु यिफान कहता है सब घबराओ मत, दोबारा तंत्र बनाओ। लिन किंघान और किन्हाओ को तैयार होने को कहता है और बताता है कि यह 3 आंखों वाला राक्षस है। इसकी ताकत सुनहरी गोली के तीसरे स्तर पर है और इसका हमला जहरीला है, जो ऊर्जा को गला देता है। वह बताता है कि इसके जहर से बच के रहना, वरना ऊर्जा खत्म हो जाएगी या जान चली जाएगी। किन्हाओ आगे आता है और कहता है कि इस जहरीले जानवर से वह निपटता है। 3 आंखों वाला राक्षस जहरीला धुआं तेजाब थूकता है। किन्हाओ हवा में उड़ता है, जहर से बचता है और अपनी ड्रैगन मुक्का तकनीक सक्रिय करता है। एक सुनहरा ड्रैगन उसकी मुट्ठी से निकलता है और सीधे जानवर पर हमला करता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और जानवर पहाड़ी से टकराकर ढेर हो जाता है। किन्हाओ कहता है कि मसला हल हो गया, आगे चलो। बाकी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि सुनहरी गोली के तीसरे स्तर के जानवर को एक ही मुक्के में खत्म कर दिया। उनकी ताकत किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। शिष्य किन्हाओ की तारीफ करते हैं और जोश में आते हैं। लिन और किंघान के लिए यह आम बात थी। लिन कहता है आगे चलो। आगे चलने पर उन्हें एक तंत्र की दीवार मिलती है। लिन सबको तंत्र से बचने वाला ताबीज देता है और बताता है कि इसे पहनकर तंत्र के हमले से बचा जा सकता है। सब ताबीज पहनकर दीवार को सुरक्षित पार करने लगते हैं। दीवार उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। शिष्य सफलतापूर्वक दीवार को पार कर लेते हैं और हैरान होते हैं कि दीवार से कोई नुकसान नहीं हुआ। वे देखते हैं कि आगे रास्ता खुल रहा है और कहते हैं कि शायद आगे बाहर निकलने का रास्ता है। वे पहुंचने वाले हैं। छिपा हुआ औषधि बगीचा न जाने कैसा होगा।
लिन सबको होशियार रहने को कहता है कि यहाँ से गुजरते हुए नहीं पता उन्हें क्या मिले, उत्साह में ध्यान मत भटकाना। सब कहते हैं जी। सब औषधि बगीचे के अंदर प्रवेश करते हैं। हर तरफ चमकती, नायाब और बेशकीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटियाँ फैली हुई हैं। शिष्य यह देखकर दंग रह जाते हैं कि यहाँ इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं और हर तरफ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देखकर बहुत खुश होते हैं। एक शिष्य खुशी से चिल्लाता है कि वह कोई सपना नहीं देख रहा, यह सब सच है। सब शिष्य आपस में खुशी से चिल्लाते हैं कि वे अमीर हो गए हैं। वरिष्ठ शिष्य लिन चेंगफेंग किन हाओ ली शिष्य और किंघान को बोलता है कि वे अमीर हो गए हैं। शिष्य लिन की तारीफ करते हैं कि उसने ऐसी जबरदस्त छिपी हुई जगह ढूंढ ली और सब मिलकर जयकारे लगाते हैं। लिन का चेहरा संजीदा हो जाता है और वह बाकी सबको होशियार करता है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। ऐसे बगीचे की हिफाजत जरूर कोई ताकतवर आध्यात्मिक जानवर कर रहा होगा, इसलिए कोई भी खजाने को देखकर अपना दिमाग मत खोए। किंघान के अंदर मौजूद उसकी गुरु की आत्मा उससे बात करती है और कहती है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि लिन ऐसी जगह ढूंढ पाएगा, उसमें वाकई सलाहियत है। किंघान कहती है कि अब उन्हें लिन की ताकत का पता चला। गुरु कहती हैं कि लिन की आत्मा जड़ सामान्य है, लेकिन वह रसायन, ताबीज और तंत्र सब जानता है। फिर गुरु बगीचे के अंदर किसी बड़ी ताकत को महसूस करती हैं और कहती हैं कि लिन के पास बहुत से रहस्य हैं, इसलिए एहतियात करो। फिर वह किंघान को बताती हैं कि उन्हें यहाँ 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की महक महसूस हो रही है। वह बताती हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि 4-10,000 साल पुरानी जड़ी बूटियाँ हैं और उसके अलावा 5,000 और 3,000 साल पुरानी जड़ी बूटियाँ भी हैं। यह जगह आम नहीं है। किंघान फूलों के बीच चलती हुई गुरु से पूछती है कि क्या इन जड़ी बूटियों में से कोई ऐसी है जो गुरु का भौतिक शरीर बहाल कर सके। गुरु जवाब देती हैं कि शरीर बहाल करने वाली जड़ी बूटियाँ बहुत नायाब होती हैं। चाहे यहाँ इतनी जड़ी बूटियाँ हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वैसी कोई जड़ी बूटी मिले। अचानक गुरु सचेत होकर बताती हैं कि बगीचे की गहराई में एक सुनहरी गोली के शिखर या आधा कदम आत्मा अंडाणु स्तर का आध्यात्मिक जानवर छिपा हुआ है और उसने सब पर नजर जमाई हुई है। किंघान को पसीना आने लगता है और वह परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि सुनहरी गोली के शिखर जानवर का मुकाबला उनकी मौजूदा ताकत से नामुमकिन है। अगर गुरु उसके शरीर पर कब्जा भी कर लें, तब भी ज्यादा से ज्यादा सुनहरी गोली के 9वें स्तर की ताकत निकाल सकती है। शिष्य उससे पूछते हैं कि उसका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है। किंघान लिन को खतरे के बारे में बताती है और बाकी शिष्य घबरा जाते हैं, सिर पकड़कर चिल्लाते हैं कि अब वे सब खत्म हो गए। शिष्य भागने की बात करते हैं, लेकिन लिन उन्हें रोकता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उस जानवर की आभा ने सबको लॉक कर दिया है। वह समझाता है कि अगर उन्होंने कोई अजीब हरकत की या भागने की कोशिश की तो वह आक्रामक होकर हमला कर देगा और सुनहरी गोली के शिखर से भागना नामुमकिन है। किंघान और किन हाओ कहते हैं कि वे लिन के साथ रुकेंगे। वरिष्ठ शिष्य कहता है कि वह सबसे बड़ा है, अगर लड़ना है तो पहले वह आगे जाएगा। शिष्य अपनी तलवारें निकालते हैं और पीछे हटने से इनकार करते हैं क्योंकि लिन ने उनकी इतनी मदद की है। वरिष्ठ शिष्य कहता है कि वे तीनों संप्रदाय का भविष्य हैं, इसलिए वे पीछे रुककर रास्ता रोकते हैं। वे लोग पहले निकलें। शिष्य तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं। किंघान उन्हें रोकती है और कहती है कि वह, लिन और किन हाओ तीनों मिलकर जानवर को कुछ देर रोक सकते हैं। वह आगे चलकर बाकी शिष्यों को वहां से निकलने को कहती है, क्योंकि अगर कमजोर शिष्य यहाँ रुके तो मदद करने के बजाय उनके लिए परेशानी और बोझ बन जाएंगे। किन हाओ और लिन उसकी बात से सहमत होते हैं। किन हाओ कहता है कि उन तीनों के पास जानवर से बच निकलने का तरीका है। लिन कहता है कि अब कोई बहस मत करो, किंघान की बात पर अमल करो। हु वरिष्ठ भाई अपनी तलवार को जोर से पकड़ता है और परेशान होता है। दिल में अफसोस करता है कि वरिष्ठ होने के बावजूद उसे इनके पीछे छुपना पड़ रहा है। फिर वह कहता है कि वह समझ गया। लिन जादुई तंत्र सक्रिय करना शुरू करता है और बैंगनी टेलीपोर्टेशन जादू से सभी शिष्यों को सुरक्षित दूर भेज देता है। वह कहता है कि सबकी हिफाजत हूँ वरिष्ठ भाई के हवाले है। शिष्य गायब हो जाते हैं और हूँ वरिष्ठ भाई रोते हुए चिल्लाता है कि वे अपना ख्याल रखें। दूर सुरक्षात्मक दीवार के अंदर उतरते हुए हूँ वरिष्ठ भाई घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि सिर्फ जानवर की आभा के डर से उसमें मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रही। ऊंची जगह पर लिन, किंघान और किन हाओ लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। आसमान पर काले बादल और बिजली कड़कती है। लिन कहता है कि वह आने वाला है। एक विशाल सफेद 9 पूंछ वाला लोमड़ी राजा उतरता है। गुरु कहती हैं कि यह छाया लोमड़ी राजा है। इसके पास 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा है और यह भ्रम विशेषज्ञ है। गुरु कहती हैं कि उन्हें शरीर का नियंत्रण लेने दें। किंघान मान जाती है। लोमड़ी राजा चीखता है कि तुम कीड़े मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। गुरु किंघान के शरीर पर कब्जा कर लेती है और चेतावनी देती है कि यह लोमड़ी मानसिक और भ्रम के हमलों में माहिर है, इसके जाल में मत आना। किन हाओ कहता है कि यह मामला मुश्किल हो गया है।
लोमड़ी राजा गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत मुझे इग्नोर करने की, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। वह अपनी ताकत का विस्फोट छोड़ता है। किंघान जादुई ढाल बनाती है। हरा कमल ढाल बैरियर तीनों के गिर्द बन जाती है और लोमड़ी का बैंगनी मानसिक ऊर्जा विस्फोट उससे टकराकर रुक जाता है। तीनों सुरक्षित रहते हैं। लोमड़ी राजा हैरान होता है कि उन्होंने उसका मानसिक हमला रोक दिया। लगता है उनमें कुछ बात है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। फिर वह तेज नुकीले हमले फेंकता है। किंघान उन्हें रोकती है और कहती है कि यह आसान नहीं है। वह उन्हें रोकती है। वे लोग निकलें। लिन किन हाओ को कहता है कि वह बाकी सबको लेकर निकले और वह खुद लोमड़ी राजा पर छलांग लगाता है। हवा में उसके पंजों और पूंछों से लड़ता है। लोमड़ी मौत को न्योता चिल्लाता है। विस्फोट होते हैं और लिन पीछे धकेला जाता है, लेकिन जमीन पर स्थिर रहता है। फिर वह लोमड़ी के गिर्द तंत्र सक्रिय कर देता है। लोमड़ी हैरान होता है कि उसकी गति और ताकत क्यों कम हो गई। यह सामान्य आदमी तंत्र बनाना जानता है और यह उसे नुकसान पहुंचा सकती है। लिन अपनी तकनीक का नाम बताता है, 9 स्वर्ग दंड तलवार तकनीक, और आसमान से व तंत्र से विशाल ऊर्जा किरणें लोमड़ी पर गिरती हैं। लोमड़ी दर्द से चीखता है। लिन हवा में उड़ते हुए अपनी मुट्ठी में ड्रैगन शक्ति इकट्ठा करता है और अपने हमले का नाम पुकारता है, दिव्य ड्रैगन मुक्का। एक विशाल हरे ड्रैगन के आकार का विस्फोट लोमड़ी को लगता है। लोमड़ी पीछे हटता है और इन तीनों की ताकत देखकर हैरान होता है कि इस आदमी को उसने नीचे गिरा दिया था, लेकिन इतनी जल्दी वापस खड़ा हो गया और इसकी आभा पहले से ज्यादा मजबूत है। वह सोचता है कि कब्जा की हुई लड़की उसका सामना कर रही है। यह मुक्का वाला आदमी बेहद ताकतवर है। ये 3 कीड़े उसके साथ इतनी हद तक लड़ पा रहे हैं। तीनों लोमड़ी राजा के साथ तीव्र लड़ाई जारी रखते हैं। लोमड़ी अपनी पूरी ताकत से गुस्से में दहाड़ता है और अंतिम विस्फोट बनाता है। चीखता है कि मरो और विशाल ऊर्जा। विस्फोट के साथ लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है। लिन, किंघान और किन हाओ जख्मी होते हैं और उनके मुंह से खून निकलता है। सफेद 9 पूंछ वाला लोमड़ी गुस्से में चिल्लाता है कि वह उन्हें मार डालेगा। किंघान कहती है कि उसकी ताकत खत्म हो रही है और वह लिन को रोकने की कोशिश करती है। लिन हवा में उड़ता है और अपनी तलवार एक बड़े चांद की तरफ करता है। नीचे खड़े शिष्य हैरानी से देखते हैं और लोमड़ी हैरान होकर कहता है कि यह कैसे मुमकिन है। लिन के शरीर से एक सुनहरी तलवार आर पार होती है और वह जख्मी होता है। फिर वह रहस्य तकनीक सक्रिय करता है और उसके गिर्द जबरदस्त सुनहरी आभा आ जाती है। वह खुश होता है कि आखिरकार यह ताकत अनलॉक हो गई। नीचे लोग लिन की तारीफ करते हैं। किंघान बताती है कि लिन की आभा एकदम से कई गुना बढ़ गई है। लिन अपनी सुनहरी तलवार से चांद पर हमला करके उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। चांद टूटकर बिखर जाता है और किन हाओ खुशी से हंसने लगता है। लिन हवा में तैरता है जबकि बर्फ गिरती है। लोमड़ी कहता है कि यह नामुमकिन है। लोमड़ी गुस्से में लिन को चींटी कहता है और अपने तेज पंजों से हमला करता है। लिन अपनी तलवार से उसके पंजों का मुकाबला करता है और जबरदस्त धमाका होता है। लोमड़ी पीछे हटता है और सोचता है कि एक आम आदमी इतना ताकतवर कैसे हो गया जो उसे जख्मी कर सके। लोमड़ी बैंगनी आभा के साथ आगे बढ़ता है। लिन अपनी तकनीक का उपयोग करके लोमड़ी पर गहरा जख्मी हमला करता है, जिससे लोमड़ी का खून निकलता है। वे हवा में लड़ाई जारी रखते हैं। नीचे शिष्य देखकर हैरान होते हैं कि लिन अकेला इतने बड़े राक्षसी जानवर का मुकाबला कर रहा है और उस पर हावी है। गुरु की आवाज आती है कि गर्भ स्तर के 4थे स्तर का साधक इस रहस्य तकनीक के जरिए सुनहरी गोली के शिखर के जानवर को टक्कर दे रहा है और उस पर हावी हो रहा है। लिन सुनहरी रोशनी में हवा में खड़ा होता है और पूरे इलाके पर अपनी ताकत का दबदबा कायम करता है। फिर लोमड़ी के सीने पर जोरदार हमला करता है, जिससे लोमड़ी जमीन पर गिरकर एक बड़ा गड्ढा बना देता है। शिष्य खुशी से चिल्लाते हैं कि छाया लोमड़ी राजा मर गया। लिन, किंघान और किन हाओ गड्ढे के पास आते हैं। लोमड़ी जिंदा होता है और जान की भीख मांगता है कि उसे मत मारो। वह कहता है कि वह काम आ सकता है क्योंकि उसके पास 9 पूंछ वाली लोमड़ी की श्रेष्ठ रक्त रेखा है। वह मास्टर मान सकता है और आध्यात्मिक खजाने ढूंढने में मदद कर सकता है। किंघान लिन को मशवरा देती है कि लोमड़ी को मारने के बजाय अनुबंध के जरिए अपना गुलाम बना लेना चाहिए ताकि खजाने ढूंढने में फ़ायदा हो। लोमड़ी दिल में सोचता है कि अनुबंध के बाद वह धोखा नहीं दे सकेगा, लेकिन उसकी दुश्मनियां बाकी हैं, इसलिए वह अभी मर नहीं सकता। लिन मान जाता है, लेकिन कहता है कि लोमड़ी किंघान को अपना मास्टर बनाए। किंघान हैरान होती है कि लिन खुद लोमड़ी को मास्टर क्यों नहीं बना रहा। किंघान लिन का शुक्रिया अदा करती है। उसके अंदर की गुरु आत्मा कहती है कि लिन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है जो इतना बड़ा लोमड़ी तुम्हें दे रहा है। लिन किंघान से कहता है कि वक्त जाया मत करो और अनुबंध पूरा करो। किंघान लोमड़ी की तरफ बढ़ती है, अपनी ताकत से लोमड़ी के सिर से खून की बूंद निकालती है और अनुबंध पूरा करती है।
अनुबंध पूरा होने पर सब तारीफ करते हैं कि सुनहरी गोली के शिखर के जानवर को गुलाम बना लिया। लिन कहता है कि बस किस्मत अच्छी थी। वे आराम करते हैं। लोमड़ी आकर औषधि बगीचे के बारे में बताता है कि वहाँ 1000, 2000, 3000 और 5000 साल पुरानी बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। सबसे कीमती 4 पौधे 10,000 साल पुराने हैं। सब ध्यान से सुनते हैं। वे एक गुफा वादी में जाते हैं जहाँ उन्हें एक चमकता हुआ पौधा मिलता है जिसे 9 घुमाव आत्मा वापसी घास कहा जाता है। किंघान अपनी गुरु की आत्मा से पूछती है कि क्या यह पौधा उसके काम का है। गुरु बताती हैं कि यह उसके भौतिक शरीर को दोबारा बनाने के लिए जरूरी है। जीवित होने के लिए 81 दुर्लभ वस्तुएं चाहिए और यह उनमें से एक है, लेकिन पता नहीं लिन यह देगा या नहीं। किंघान कहती है वह लिन से बात करेगी। गुरु उसे रोकती हैं कि कोई शर्त मत मानो, वह लिन को इसके बदले कोई पवित्र तकनीक या तंत्र सिखा सकती है। लिन पूछता है कि क्या बात है। किंघान कहती है कि उसे यह पौधा चाहिए, क्या वह उसे दे सकता है। लिन बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है कि ले लो। किंघान शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बाकी 10,000 साल पुरानी जड़ी बूटियां वह लिन और किन हाउ को दे देगी। लिन और किन हाउ कहते हैं कि तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं, अगर काम की है तो ले लो। फिर वे आगे बढ़ते हैं। वे एक चमकता हुआ लाल फल देखते हैं जिसे अराजकता वापसी फल कहते हैं। लिन बताता है कि यह किन्हाव के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इस फल से किन्हाव के अंदर की अराजकता अमर हड्डी दोबारा बढ़ सकती है। वह यह फल किन्हाव को दे देता है। किन्हाव खुश होकर ले लेता है। लोमड़ी दुखी होकर देखता है और सोचता है कि ये सब खजाने उसने इतने सालों से बचाकर रखे थे, लेकिन ये लोग आकर सब ले गए। गुफा का बर्फ और पानी वाला खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाता है। आखिर में उन्हें सृजन बर्फ कमल मिल जाता है। किंघान सोचती है कि यह बहुत दुर्लभ कमल है जो सिर्फ अत्यधिक ठंड और तारों की रोशनी वाली जगह पर मिलता है। लड़की अपनी गुरु से पूछती है कि सृजन बर्फ कमल क्या है। गुरु बताती हैं कि इससे सृजन गोली बनाई जा सकती है जो सुनहरी गोली के शिखर से आत्मा अंडाणु स्तर में स्तर बढ़ाने का 80% मौका देती है। वह आगे बताती हैं कि आत्मा अंडाणु के शिखर पर साधकों के पास शरीर रूपांतरण स्तर में जाने का 20% मौका होता है। इसका बीज जीवन बढ़ाने वाली गोली बनाने के काम आता है जो साधक की आत्मा जड़ की गुणवत्ता बढ़ाता है, और यह गुरु के शरीर को दोबारा बनाने की सामग्री भी है। लड़की यह सुनकर कहती है कि लिन की आत्मा जड़ सामान्य है, तो क्या इसके बीज से उसकी जड़ बढ़ सकती है। गुरु पुष्टि करती हैं कि कम से कम एक स्तर बढ़ेगा और अच्छी किस्मत हुई तो स्वर्गीय स्तर तक जा सकता है। लड़की लिन को इसके फायदे बताती है, लेकिन लिन कहता है कि उसके पास इन गोलियों के नुस्खे नहीं हैं। लड़की कहती है कि उसके पास ये नुस्खे मौजूद हैं और 2 सुनहरे नुस्खे लिन को देती है। लिन नुस्खा खोलकर अपनी आध्यात्मिक आंखों से देखता है और सिर्फ एक नज़र में पूरी जानकारी याद कर लेता है। फिर नुस्खे वापस देते हुए कहता है कि उसने सब याद कर लिया। लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि 10,000 साल पुरानी जड़ी बूटियों के नुस्खे को समझने में आम लोगों को कई महीने या साल लगते हैं, जबकि लिन ने एक ही नज़र में सब याद कर लिया। लिन लड़की को नुस्खे वापस रखने को कहता है और हिदायत देता है कि वह अपनी जेड पेंडेंट का इस्तेमाल करके इस ठंडे तालाब और 10,000 साल पुराने कमल को सुरक्षित रख ले। लड़की अपनी जेड पेंडेंट की मदद से पूरे तालाब और कमल को सुरक्षित स्टोर कर लेती है। सफेद 9 पूंछ वाला लोमड़ी आगे चलते हुए परेशानी में सोचता है कि अब सिर्फ आखिरी 10,000 साल पुरानी जड़ी बूटी बची है जो सबसे जरूरी है। अगर वह भी ले ली गई तो उसकी हजारों साल की हिफाजत बेकार हो जाएगी। लड़की उसकी परेशानी देखकर पूछती है कि क्या हुआ। लोमड़ी अपनी मालकिन से इल्तेजा करता है कि यह आखिरी जड़ी बूटी उसके लिए छोड़ दी जाए क्योंकि यह उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसने हजारों साल इसी जड़ी बूटी के लिए इस बगीचे की हिफाजत की थी। लड़की लिन से पूछती है। लिन कहता है कि पहले वहां चलकर देखते हैं। लड़की लोमड़ी को तसल्ली देती है कि लिन बहुत अच्छा आदमी है और वह उसकी ज़रूरत का ख्याल रखेगा। वे लावा से भरी जगह पहुंचते हैं जहां एक आग का फूल खिला होता है। लोमड़ी बताता है कि यह आखिरी 10,000 साल पुरानी जड़ी बूटी है जिसका नाम फिनिक्स निर्वाण फूल है जो कुछ ही देर पहले खिला है। वह बताता है कि इस फूल के बीच आग की लपटों में फिनिक्स सार रक्त के 3 कतरे हैं जो पृथ्वी की आग के सार को सोखने के बाद बने हैं। यह रक्त किसी भी जीव को निर्वाण पुनर्जन्म दे सकता है, साधना बढ़ा सकता है और उसकी श्रेष्ठ लोमड़ी रक्त रेखा को जगा सकता है। लोमड़ी इल्तेजा करता है कि इस फूल का कुछ हिस्सा उसे दिया जाए। लड़की समझ जाती है कि लोमड़ी उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाना चाहता था, क्योंकि यह जड़ी बूटी जानवरों के लिए सर्वोच्च खजाना है और गुरु के शरीर के पुनर्निर्माण के लिए भी जरूरी है। गुरु कहती हैं कि उसे सिर्फ एक कतरा निर्वाण सार चाहिए। लड़की लिन और किन हाउ से पूछती है कि क्या वह एक कतरा रखकर बाकी हिस्सा लोमड़ी को दे सकते हैं।
किन हाओ कहता है कि उसे कोई ऐतराज नहीं। लिन भी राजी हो जाता है। लड़की शुक्रिया अदा करती है और लोमड़ी से पूछती है कि क्या वह इस पर राजी है। लोमड़ी खुशी से शुक्रिया अदा करता है। लड़की अपनी ताकत से फूल से एक कतरा निर्वाण सार निकालकर अपने पेंडेंट में सुरक्षित कर लेती है। लोमड़ी सोचता है कि उसे जल्दी से यह फूल खा लेना चाहिए ताकि कोई और समस्या न हो, और वह फूल के ऊपर छलांग लगा देता है। दृश्य संप्रदाय के हरे पहाड़ी इलाके में बदलता है। लड़की लिन से पूछती है कि इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का क्या करना है। लिन सब शिष्यों को बताता है कि उन्होंने बहुत अच्छी फसल ली है और उसने अस्थि शोधन गोली बनाई है जो उनकी आत्मा जड़ की गुणवत्ता बढ़ा सकती है। वरिष्ठ शिष्य हैरानी से अपनी तलवार नीचे गिरा देता है और लिन से पूछता है कि क्या सच में ऐसी गोली बनी है। लिन हाँ कहता है। हु यिफान जोश में लिन के पास जाकर उसे पकड़ता है और पूछता है कि क्या वह उन सबके लिए यह आत्मा जड़ बढ़ाने वाली गोली बनाएगा। लिन हाँ में सिर हिलाता है। सभी शिष्य खुशी से चिल्लाते हैं। लिन उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आत्मा जड़ बढ़ानी है। हु यिफान कहता है कि उनकी आत्मा जड़ निम्न गुणवत्ता की है, इसलिए इसका बढ़ना उनके लिए दोबारा पैदा होने जितना बड़ा एहसान है। वह अपनी उंगलियां उठाकर स्वर्गीय शपथ लेता है कि वह पूरी जिंदगी लिन का साथ देगा, और अगर शपथ तोड़ी तो उसका मार्ग का हृदय टूट जाए। बाकी सभी शिष्य भी एक साथ हाथ उठाकर लिन के साथ आजीवन निष्ठा की शपथ लेते हैं। लिन कहता है कि उन्हें ऐसी शपथ लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने ये गोलियां आसान तरीके से बनाई हैं और उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। हु यिफान कहता है कि वे यह दिल से कर रहे हैं क्योंकि लिन का एहसान बहुत बड़ा है। लड़की भी लिन को कहती है कि उनकी सच्ची नीयत को इनकार मत करो। लिन उनका शुक्रिया और निष्ठा कबूल कर लेता है। दृश्य बदलता है और लिन रसायन कक्ष में गोलियां बनाने की तैयारी करता है। भट्टी के अंदर आग के शोले घूमते हैं और जड़ी बूटियां पिघलकर गोली का तरल बनती हैं। लिन अपने हाथ के इशारों से आग को नियंत्रित करता है। भट्टी के अंदर ऊर्जा का दबाव बढ़ जाता है। गुरु उसकी रसायन कौशल की तारीफ करती है कि वह जीवन बढ़ाने वाली गोली जैसी उच्च श्रेणी की गोली को बना रहा है और आखिरी चरण तक पहुंच गया है। आखिरी चरण सबसे मुश्किल होता है, जहां छोटी सी गलती भी सब तबाह कर सकती है। लड़की बाहर खड़ी परेशानी से दुआ करती है कि लिन कामयाब हो जाए। भट्टी से सुनहरी रोशनी और जबरदस्त आभा निकलती है। लड़की खुशी से कहती है कि गोली बन गई है। जीवन बढ़ाने वाली गोली भट्टी से निकलकर हवा में चमकती है। लिन सुकून से अपनी आंखें खोलता है और गोलियों को इकट्ठा कर लेता है। लिन द्वारा बनाई गई 9 चमकती हुई जीवन बढ़ाने वाली गोलियां हवा में तैरती हैं। लड़की और बाकी शिष्य यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि पहली ही बार में 9 पूर्ण गुणवत्ता की गोलियां बनाना अविश्वसनीय है। एक शिष्य पूछता है कि क्या लिन कामयाब हो गया। गोलियां हवा में चमकती हैं और सब शिष्य खुशी से झूम उठते हैं। लिन बीच में ध्यान की हालत में बैठा होता है। स्क्रीन पर 8 दिन बाद, 9 दिन बाद, एक और दिन बीत गया। 6 दिन बाद के शीर्षक आते हैं। गुरु पेंडेंट के जरिए सोचती है कि 3 भट्टियों में लगातार 9 पूर्ण गोलियां बनाना किसी आम रसायनज्ञ के बस की बात नहीं। शायद लिन किसी प्राचीन शक्तिशाली का पुनर्जन्म है। लिन आंखें खोलता है और बताता है कि गोलियां तैयार हैं। वह ये गोलियां सब शिष्यों में बांट देता है ताकि वे अपनी आत्मा जड़ बदल सकें। सब शिष्य शुक्रगुजार होकर जमीन पर झुक जाते हैं और कहते हैं कि वे उसके लिए जान भी देने को तैयार हैं। वे लिन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इतनी कीमती गोलियां उन्हें दी हैं और वादा करते हैं कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। सब एक साथ झुकते हैं। लिन कहता है कि शुक्रिया की जरूरत नहीं, वे गोलियां खाकर अपनी आत्मा जड़ बदलें। लड़की लिन को एक गोली देती है ताकि उसकी आत्मा जड़ भी बढ़ सके। लिन, लड़की और किन हाओ एक साथ गोली खाते हैं। उनके शरीर से बहुरंगी रोशनी के स्तंभ आसमान की तरफ निकलते हैं और लड़की हवा में तैरने लगती है। वह खुशी से बताती है कि उसकी आत्मा जड़ स्वर्गीय स्तर की हो गई है। लिन और किन हाओ भी बताते हैं कि उनकी आत्मा जड़ भी स्वर्गीय स्तर की हो चुकी है। लड़की खुश होकर लिन का हाथ पकड़ती है। गुरु पेंडेंट से यह देखकर हैरान रह जाती है कि तीनों की आत्मा जड़ स्वर्गीय स्तर की हो गई। वह सोचती है कि पहले उसने लड़की की सामान्य जड़ को बेकार कहा था, लेकिन अब उसने खुद को साबित कर दिखाया। पूरे महाद्वीप में कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। वह अचानक चिंतित होती हैं कि क्या लिन भी उस जैसा कोई पुराना साधक है, लेकिन फिर कहती हैं कि लिन की तुलना उस अद्वितीय महिला सम्राट से नहीं की जा सकती। सभी शिष्यों के गिर्द आसमान से रंगीन रोशनी की किरणें बरसती हैं। लिन बोतल में बची हुई 7 गोलियां देखता है और सोचता है कि यह गोली सिर्फ एक बार असर करती है, इसलिए बाकी बची गोलियों को बैकअप के तौर पर रखता है। वह लड़की और किन हाओ को शिष्यों का ख्याल रखने को कहता है और खुद साधना गोलियां बनाने चला जाता है। लिन एक बड़ी भट्टी के पास जाकर आग जलाता है। दूसरी तरफ लड़की और किन हाओ एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाकर ध्यान करते हैं। दिन और रात गुजरने का नज़ारा दिखाया जाता है। लिन भट्टी में जरूरी जड़ी बूटियां डालता है, जबकि सब शिष्य उसके इर्द गिर्द घेरे में बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। 1 महीने बाद का शीर्षक आता है। सब शिष्यों के गिर्द चमकती हुई ढालें बन जाती हैं और उनसे रंगीन रोशनी की किरणें आसमान में जाती हैं। लिन देखता है कि उनका बदलाव कामयाब रहा।
वह बताता है कि बदलाव के साथ साथ उनकी साधना का स्तर भी बढ़ गया है। 3 दिन बाद सब शिष्य होश में आने लगते हैं। वे खड़े होते हैं और किन्हाओ के साथ लिन के पास आते हैं। गुरु पेंडेंट में हैरान होकर देखती है शिष्यों की आत्मा जड़ स्वर्गीय स्तर की हो चुकी है। वह मजाक में सोचती है कि यह लड़का रसायनज्ञ है या थोक विक्रेता। लिन सबको मुबारकबाद देता है कि उनकी आत्मा जड़ स्वर्गीय स्तर की हो गई है। किन्हाओ पहले हैरान होता है, फिर सब शिष्य खुशी के मारे चिल्लाते हैं, जमीन पर मुक्के मारते हैं और कहते हैं कि दर्द हो रहा है तो यह कोई सपना नहीं है। लिन बांस के जंगल में एक अजीब ताकत महसूस करता है और सिस्टम से पूछता है। सिस्टम बताता है कि यहाँ समय के नियम मौजूद हैं। औषधि बगीचे में समय का प्रवाह बाहर की दुनिया से 1/5 गुना ज्यादा है, यानी यहाँ 1/5 दिन बाहर के 8 दिन के बराबर हैं। लिन हिसाब लगाता है कि गुप्त स्थल बंद होने में 7 साल हैं, तो वह यहाँ 9 साल तक एकांत साधना कर सकता है, जबकि बाहर सिर्फ 6 साल गुजरेंगे। वह सोचता है कि यहाँ गुजरा हर साल उसके सिस्टम को अपग्रेड करेगा। 9 साल में उसके 9 सिस्टम अपग्रेड होंगे और वह सुनहरी गोली के दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगा। वह सोचता है कि लड़की और बाकी शिष्य भी यहाँ की अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा में 9 साल कड़ी साधना करके अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। यह एक बेहतरीन मौका है। वह सब शिष्यों को इकट्ठा करके समझाता है कि इस बगीचे का समय प्रवाह बाहर से अलग है। यहाँ 9 साल गुजरने पर बाहर सिर्फ 6 साल गुजरेंगे, इसलिए सबको यहाँ 9 साल तक एकांत साधना करनी चाहिए। गुरु पेंडेंट में हैरान होती है कि लिन ने समय के नियमों को कैसे पहचान लिया। वह सोचती है कि गर्भ स्तर का आदमी यह नहीं कर सकता, जरूर यह किसी प्राचीन शक्तिशाली का पुनर्जन्म है। लड़की अपनी गुरु से कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि लिन सबसे शानदार है। किन्हाओ लिन से पूछता है कि क्या यह सच है। लड़की गवाह बनती है कि लिन की बात बिल्कुल सच है। वरिष्ठ शिष्य जोश में कहता है कि वे लिन की बात मानेंगे और 9 साल यहाँ साधना करेंगे। उन्हें यकीन है कि स्वर्गीय आत्मा जड़ और 9 साल की मेहनत के बाद वे बाहर के बाकी शीर्ष संप्रदायों की प्रतिभाओं से नहीं डरेंगे। बाकी शिष्य भी जोश में चिल्लाते हैं कि उन्हें अब किसी दूसरे संप्रदाय के शिष्यों से डर नहीं लगेगा और वे अपनी ताकत बढ़ाकर सबको पीछे छोड़ देंगे। लिन कहता है कि ठीक है, तो फिर वे 9 साल के लिए एकांत साधना शुरू करते हैं। वह सबको वक्त जाया किए बिना साधना शुरू करने को कहता है। सब शिष्य लिन को शुक्रिया अदा करते हैं और झुककर इज्जत पेश करते हैं, फिर अपनी अपनी जगह बैठने लगते हैं। सभी 17 शिष्य बगीचे में अलग अलग जगहों पर ध्यान में बैठ जाते हैं और ऊर्जावान आभा चमकने लगती है। लिन आराम से बैठकर सोचता है कि उसके पास ऑटो अपग्रेड सिस्टम है, तो उसे कड़ी साधना की जरूरत नहीं। देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और उसकी साधना गर्भ स्तर के 7वें स्तर तक पहुंच जाती है, जो सुनहरी गोली स्तर से बस 1 कदम दूर है। कथावाचक बताता है कि स्वर्गीय आत्मा जड़ और बहुत सारी गोलियों की मदद से सभी शिष्य बिल्कुल बदल चुके हैं। लड़की और किन्हाओ अब सुनहरी गोली स्तर के 7वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। हूँ वरिष्ठ भाई 5वें स्तर पर हैं और बाकी सभी शिष्य सुनहरी गोली स्तर के 4वें स्तर पर हैं। 3 साल में इतने सारे स्तर पार करना भयानक बात है। लिन पानी के किनारे बैठकर चाय पीते हुए मछली पकड़ने वाली छड़ी को देखता है। वह महसूस करता है कि जहरीली धुंध वाले इलाके में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग प्रवेश कर चुके हैं, जिनकी आभा बहुत मजबूत है और उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। वह उठता है और ध्यान करते हुए शिष्यों के पास जाकर हाथ का इशारा करता है ताकि वह सबको ध्यान से होश में ला सके। हूँ वरिष्ठ भाई आंखें खोलता है और लिन से पूछता है कि क्या उसने फिर से नई गोलियां बना ली हैं, क्योंकि पहले वाली गोलियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं और ज्यादा लेना शर्मिंदगी की बात होगी। बाकी शिष्य कहते हैं कि बाहर इन गोलियों की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें दे दी हैं। लिन कहता है कि बात गोलियों की नहीं है। वह सबको बताता है कि बाहर कुछ लोग आए हैं जो जल्दी ही औषधि बगीचे की तरफ आ रहे हैं, जो शायद दूसरे संप्रदायों के शिष्य हैं। हूँ वरिष्ठ भाई हैरान होता है। वह कहता है कि यह बगीचा जहरीली धुंध और तंत्र की दीवार के अंदर छिपा हुआ है, तो आम लोग इसे कैसे ढूंढ सकते हैं। लिन जवाब देता है कि यह गुप्त स्थल इतने समय से मौजूद है तो कोई न कोई इसे ढूंढ ही लेता। जैसे उन्होंने ढूंढा वैसे दूसरे भी ढूंढ सकते हैं। हूँ वरिष्ठ भाई फिक्र जताता है कि अगर यहाँ का रहस्य बाहर चला गया तो उनका संप्रदाय बाकी बड़ी ताकतों का सामना नहीं कर पाएगा। लिन कहता है कि इसीलिए उसने सबको जगाया है। लिन कहता है कि सबने इतनी साधना की है तो अब अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका है और आए हुए मेहमानों के साथ सबको थोड़ा खेलना चाहिए। हूँ वरिष्ठ भाई हंसकर अपनी भारी तलवार निकालता है और कहता है कि वह भी देखना चाहता है कि बाहर के लोग कितने मजबूत हुए हैं, ताकि अपनी स्वर्गीय आत्मा जड़ और सुनहरी गोली साधना की ताकत का परीक्षण कर सके।
बाकी शिष्य भी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि आज वे देखेंगे कि उन शीर्ष संप्रदायों की तथाकथित प्रतिभाओं में क्या खास बात है, क्योंकि पहले उन्होंने इन सबको बहुत नीचा दिखाया था। वे कहते हैं कि आत्मा अंडाणु स्तर की ताकतों के शिष्य खुद को बहुत बड़ा समझते थे। अब उन्हें पता चलेगा कि असली प्रतिभा कौन है। लिन सबको अति आत्मविश्वासी न होने की हिदायत देता है और प्लान बताता है कि सब लोग पहले अपनी साधना को छुपा लें और पूरी ताकत उजागर न करें। 4 वरिष्ठ भाई बगीचे के प्रवेश द्वार के किनारे छिप जाएं। वह कहता है कि जब वे लोग अंदर आएं तो पहले स्थिति देखी जाए। अगर उनके इरादे खराब हुए तो सीधा हमला करके उनका वापसी का रास्ता बंद कर दिया जाए। हु वरिष्ठ भाई इस प्लान को पसंद करता है। सभी शिष्य हाँ कहकर अपने हाथ के इशारे करते हैं और बगीचे के प्रवेश द्वार के पास पत्तियों और जमीन के पीछे छिप जाते हैं। बाहर के लोग तंत्र की दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। उनका नेता जोर से हंसकर कहता है कि आखिरकार वे अंदर आ गए हैं और यह छिपा हुआ औषधि बगीचा अब उनका है। एक दुश्मन शिष्य महसूस करता है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर से कई गुना ज्यादा है और दूसरा शिष्य जमीन पर हर तरफ फैली हुई अनगिनत कीमती और पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देखकर हैरान हो जाता है। छिपा हुआ वरिष्ठ भाई चिंतित होकर लिन को बताता है कि आने वाले लोग 2 शीर्ष संप्रदायों के हैं और अगर जंग हुई तो उनका संप्रदाय उनका सामना नहीं कर पाएगा। लिन शांत अंदाज में कहता है कि यह एक गुप्त स्थल है। अगर यहाँ उनके साथ कुछ हो भी गया तो बाहर किसी को कैसे पता चलेगा। हु वरिष्ठ भाई यह सुनकर मुस्कुराता है और उसकी बात से सहमत हो जाता है।